जो हमारे लिए हीरोज हैं सर, आपके साथ उन्होंने सबने ऑपरेशन कर रखा है। वो अमर हो गए हैं। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो हुआ वो न्यूज़पेपर्स में आ चुका था कि किस तरीके से दुश्मन ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। शायद आप पहले ऑफिसर हैं सर हमारे चैनल पे जिन्होंने टू राजरिफ के साथ काम किया उस समय पर जब टू राजरिफ ने तोलोलिंग की पहली विक्ट्री दी थी कारगिल में। आप ऐसे अटैक के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको कल पता है कि आप आएंगे नहीं आएंगे। हर आदमी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, बट हर एक के दिल में कुछ ना कुछ भावनाएं चल रही होती है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं कि आगे क्या होने वाला है। जो वहां यूनिट थी उसने मुझे बताया कि साहब दुश्मन पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ आपकी हर हरकत को देख रहा है। शुरू में ही समझ में आ गया था कि ये बहुत डिफिकल्ट लड़ाई होने वाली है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको दो डायरेक्शन से अटैक करेंगे और इस तरफ से मेजर मोहित थे, विजयन थापर और मेजर आचार्य इनके पीछे रिजर्व में आगे बढ़ रहे थे इनके साथ साथ। एंड जब आप ये मूव किए सर तो उनका आर्टिफायर आ रहा था। आप -28 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने बैक पे 40-50 किलो पूरा जो वेट लेके आप चढ़ रहे हो 17,000 फीट पे। कई 100 गन से लगातार आर्टिलरी फायर आ रहा था पाकिस्तान की हर तरफ से। तोलोलिंग दुश्मन बोलता था ये मेरा फोर्ट है, ये मेरा किला है। उसके बाद ये अटैक टू राजपुताना राइफल को मिला। हमने यहां से आर्टिलरी की फायरिंग शुरू करी 5:30 बजे के आसपास। बिल्कुल बर्बादी मचा दी थी। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर एंटायर कारगिल वॉर सर। और 20 जून को कैप्टन विक्रम बत्रा के उसमें 13 जैक ने 0.5140 पे विजय हासिल की। आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि सर अभी तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस डिपो में एक ऐसी गोली बनी नहीं है जिसपे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। और मैंने विक्रम को प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हारी शादी में आई डेफिनेटली कम एंड डांस। लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी में हर चीज वैसी नहीं होती। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे योद्धा जिनकी कहानी सिर्फ कारगिल की लड़ाई की नहीं बल्कि जज्बे, जुनून और जिंदगी को दोबारा जीतने की कहानी है। साल 1999 कारगिल वॉर। तोलोलिंग, हम्प और 3 पिंपल्स की चोटियां। फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के रूप में 2nd राजपुताना राइफल और 13 जैकरिफ के साथ हमारे आज के गेस्ट आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट कर रहे थे दुश्मन की नाक के ठीक नीचे। उन्होंने अपनी आंखों से उन अमर वीरों को लड़ते देखा जिनके नाम मेजर विवेक गुप्ता महावीर चक्रा, मेजर पद्म पानी आचार्य महावीर चक्रा, कैप्टन विजन थापर वीर चक्रा और यह दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्रा। इन सभी वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे गेस्ट ने जंग लड़ी और आज वो उनकी शौर्य गाथा के जीते जागते गवाह हैं जिनके अनुभव आप इस एपिसोड में सुनेंगे। 29 जून 1999 को गोलियों और स्प्लिंटर्स ने उनका शरीर छलनी कर दिया। 1 साल हॉस्पिटल में इलाज, फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट और देश ने उनको वुंड मेडल से सम्मानित किया। लेकिन सोल्जर्स हार नहीं मानते। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली FMS दिल्ली से गोल्ड मेडल के साथ MBA और आज वो टाटा कम्युनिकेशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनकी कारगिल की कहानी पर 2 किताबें भी लिखी गईं, इंग्लिश में नेशन फर्स्ट और हिंदी में कारगिल योद्धा, वीरता और देशभक्ति की सत्य गाथा। सो लेट्स कम एंड ज्वाइन टुडेज गेस्ट कैप्टन अखिलेश सक्सेना। सर जय हिंद सर एंड वेलकम टू आवर चैनल। जय हिंद। इनफैक्ट सर हमारे आज का ये स्पेशल एपिसोड द ऑडियंस इज जस्ट गोइंग टू लव इट, क्योंकि जो हमारे लिए हीरोज़ हैं सर, जिनको हम सब पूछते हैं,
एंड आपके साथ उन्होंने सबने ऑपरेशंस कर रखा है, और कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन विजयन थापर, कैप्टन अनुज नायर. सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम. एंड थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद. इनफैक्ट सर शायद आप पहले ऑफिसर हैं सर हमारे चैनल पे जिन्होंने टू राजरिफ के साथ काम किया उस समय पर, जब टू राजरिफ ने इंडियन आर्मी को पूरे देश के लिए तोलोलिंग की पहली विक्ट्री दी थी कारगिल में. बिल्कुल. और तो उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे सर कि किस तरह से हुआ, क्या कंडीशंस थी वहाँ पर. इनफैक्ट सर सीधा आप ऑफ कोर्स आपने फ़ौज छोड़ने के बाद आपको कारगिल में इंजरी हुई, उसके बाद भी आपने कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे काम किए. बट हम शुरू करते हैं सर कारगिल वॉर के बिल्कुल से. तो आपके लिए हाउ डिड दिस वॉर कम टू यू सर? आप तक कैसे ये पहुंचा, आप कहाँ थे, कैसे आपको पहली बार खबर मिली? तो जैसे आप लोगों को पता होगा, कारगिल वॉर बहुत सरप्राइज था, राइट. हम लोगों का पीस इनिशिएटिव चल रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौर यात्रा गए थे, तो सबको लग रहा था रिलेशन ठीक हो रहे हैं. लेकिन जो वहाँ की आर्मी है उनके मन में कुछ और चल रहा था. उन्होंने इस चीज़ के लिए ऑपरेशन बदर शुरू किया था, जिसको हम ऑपरेशन विजय इंडियन हम लोग उसको बोलते हैं. लेकिन एक्चुअली बहुत टाइम तक किसी को पता नहीं चला था कि ये फुल फ्लैश वॉर है. सो मैं आपको बताता हूँ, मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था और मेरी जस्ट मैरिज हुई थी और हम लोग आके गेस्ट रूम में ही रुके हुए थे. एंड सडनली हमें वहाँ से संकेत मिलता है और अचानक मेरी SOS पोस्टिंग आती है. SOS पोस्टिंग का मतलब इमीडिएट आपको 48 आवर्स के अंदर ज्वाइन करना है, और मुझे तंगमर्ग गुलमर्ग एरिया में ज्वाइन करना था. तो कुछ स्पेकुलेशन थे कि कुछ बॉर्डर के पास सही नहीं चल रहा है, बट किसी को कुछ नहीं पता था. ये मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था, अप्रैल की बिगनिंग थी. तो इमीडिएटली मैंने मेरी वाइफ देहरादून थी, उन्हें वहाँ ड्रॉप किया इमीडिएट, लाइक 48 आवर्स के नोटिस पे, और मैं वहाँ से रवाना हो गया. आप किस यूनिट के साथ थे अभी सर? मैं 1889, पहले मैं 223 मीडियम रेजिमेंट में था. मेरी इमीडिएट पोस्टिंग 1889 लाइट में आई थी, जो कि काउंटर इंजेंसी ऑपरेशन में थी श्रीनगर एरिया के आसपास, तंगमर्ग गुलमर्ग में. जब हम यूनिट लोकेशन पहुंचे और हमारे कुछ CI ऑप्स वगैरह ऑपरेशन जैसे नॉर्मल चल रहे थे, वो काफ़ी हमने देखा उन गतिविधियों में बहुत तेजी आ गई थी. बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, बहुत सारे टेररिस्ट हमें लग रहा था. तो कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, बट उस समय तक कुछ क्लियर नहीं था. सडनली हमें पता चला कि कारगिल द्रास के इलाके में इंट्रूजन हुई है. एंड देन कैप्टन सौरभ कालिया का पता चला कि वो पेट्रोल्स को देखने के लिए गए थे. लेकिन उस समय भी इंडियन आर्मी को ये नहीं पता था कि दुश्मन है कौन है, किस तादाद में है, कितने लोग हैं, कितना आर्म्स एम्युनिशन है. तो शुरू में हमें यही लगा कि शायद कुछ मुजाहिदीन हैं जो ऊपर चढ़ के बैठ गए, क्योंकि उस समय ये लोग हमेशा कुर्ते पजामे में या ट्रैक सूट्स में रहते थे. तो ये डिसेप्शन था इंडियन आर्मी को करने के लिए कि ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है, इट्स जस्ट एक ग्रुप ऑफ मुजाहिदीन या टेररिस्ट है, ऊपर चढ़ के बैठ गए. तो जब हम अचानक हमारी यूनिट को मिला कि आप तंगमर्ग गुलमर्ग से पूरी गन्स वगैरह पैक करके आप लोग दराज इलाके में मूव करिए, तो ये लगभग 30 मई की बात है. 30 मई को हमने चलना शुरू किया और 1 जून को हम उस इलाके में पहुंच गए. अच्छा. और मैं आपको बताता हूँ, कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं अपनी यूनिट को लीड कर रहा था, तो आगे एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहा था, तो मेरी जीप सबसे आगे थी. जैसे ही हम दराज के उस हाईवे पे आए जहां से टोलोलिंग विजिबल आता है, 3-4 गोले इमीडिएटली जीप के बिल्कुल पास आके गिरे. तो एकदम से हम लोग साइड में लेके, मतलब हमने आड़ पकड़ी और हम लोग शेल्टर में चले गए. जो वहां यूनिट थी उसने मुझे बताया कि साहब दुश्मन सामने बैठा हुआ है. एंड जब आप पहुंचते हैं तब आप विश्वास करते हैं कि वो पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ आपकी हर हरकत को देख रहा है और आपको उन चोटियों पे चढ़ के उसे खाली कराना है. तो जो लक्ष्य था वो शुरू में ही समझ में आ गया था कि बहुत डिफिकल्ट लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दुश्मन ने सारी चीजें जो भी उसके फेवर की थी वो अपने हाथ में ले ली थी. कैसे? पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर होता है वो एटलीस्ट 20 टाइम्स मोर पावरफुल है. दे वर सिटिंग ऑन टॉप. उन्होंने बंकर्स बना लिए थे, उन्होंने अपने आर्म्स एम्युनिशन सेट कर लिए थे जिनका मुंह हमारी तरफ था. अच्छा, ये भी बताना चाहता हूं, कारगिल की पहाड़ियों पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते, तो आप कोई कवर नहीं है सर. कवर नहीं है तो आप कवर का सहारा लेके ऊपर नहीं कर सकते. जैसे ही आप रोड से ऊपर चढ़ोगे वो दे कैन सी, वो देख सकते हैं, और वो सारी उनकी आर्म्स एम्युनिशन, पीछे से पाकिस्तान आर्टिलरी, सबका मुंह आपकी तरफ होता है. तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी जब हम वहां पहुंचे. जब आप ये मूव किए सर तो उनका आर्टी फायर आ रहा था? उनका आर्टिलरी फायर बिल्कुल शुरू हो गया था अच्छी तरीके से, एंड दे वर कंटिन्यूअसली फायरिंग. इनफैक्ट
आपके जो आर्म्स सबमिशन या जो फूट के भी ट्रक आते थे, क्योंकि आपको पता है एक ही रोड, नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 1, जिससे सब कुछ आर्म्स सबमिशन, खाना पानी सब आना है, उन्होंने उसके ऊपर इतनी बमबारी की कि आप दिन में तो कोई ट्रक चला ही नहीं सकते। रात में भी जो ट्रक चलते थे वो लाइट ऑफ करके, सोचिए पहाड़ों में, और मफल टॉर्च, थोड़ी सी रोशनी देख के, उसके आगे ड्राइवर और उसका को ड्राइवर साथ साथ चलता था, भागता था, कि बताते हुए कि कहीं हमारी खाई में ना गिर जाए ट्रक। तो हर चीज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारी आर्म सबमिशन सप्लाई उन्होंने टोटल रोक दी थी जब हम वहां पहुंचे। तो सर, जब आप पहुंचे इस पूरे बैटल जोन में, तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ और आपकी यूनिट को क्या आदेश मिला था? तो हम जब पहुंचे तो मैं आर्टिलरी यूनिट का था, और मुझे सबसे पहले ये एक ऑर्डर मिला मेरे सीओ के द्वारा कि जो नेक्स्ट अटैक हो रहा है वो 2 राजपुताना राइफल को मिला। इसका मतलब है सर कि जो पहले 18 ग्रेनेडियर 2 नागा ने किया था, वो सारे अटैक तब तक हो चुके थे या तो उस समय जो 18 ग्रेनेडियर का लास्ट अटैक था वो उस समय जा रहा था। और हुआ ये था, जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई, कि दुश्मन ऊपर बैठा है सर। अच्छा, उन्हें ये भी पता था कि इंडियन आर्मी आएगी तो इसी तरफ से आएगी, तो उन्होंने पूरी माइंस लगा रखी थी पूरे माउंटेन फेस पे। तो सबसे पहले 2 नागा ने अटैक किया, और 2 नागा का एस्टिमेट था कि यहाँ पे मुश्किल से 10-12 लोग बैठे हैं, लेकिन वो एस्टिमेट बिल्कुल गलत था। वहां पे प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी विद ए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, डीप इंट्रेंच बंकर, जिसमें बंकर बने हुए थे, सामान था, सब कुछ, तो वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर ये हमें 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया अटैक। मेजर विकास अधिकारी ने बहुत बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, मतलब उन्होंने इतना शौर्य और इतना साहस दिखाया विपरीत परिस्थितियों में, और वो दुश्मन के बहुत पास तक पहुंच गए थे। लेकिन लास्ट की जो चढ़ाई थी टोलोलिंग की, वो बिल्कुल क्लिफ थी, मतलब 80-85 डिग्री ग्रेडियंट था। उस जगह लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए, और कंडीशन ऐसी थी कि उनके जवान उनकी बॉडी को भी पीछे नहीं ला पाए, और वो बॉडी उनकी वहां थी। जब यह अटैक फेल हुआ तो लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन, जो 2IC थे 18 ग्रेनेडियर के, उन्होंने कसम खाई कि मेरा ऑफिसर वहां पे शहीद हुआ है और मैं इसका बदला लूंगा, और पूरे जोश के साथ उन्होंने अपना अटैक शुरू कर दिया। वो भी उस जगह तक पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुश्मन इतनी स्ट्रांग पोजीशन में था, और वो ये भी करते थे कि जब एक पीक पे अटैक हो रहा था, बाकी पीक से उनकी रीइंफोर्समेंट सारी आ जाती थी। तो वो अटैक भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और अनफॉर्चुनेटली मेजर विश्वनाथ भी वीरगति को प्राप्त हुए। जो उनके सीओ थे कर्नल ठाकुर, उस समय, मतलब आपको याद होगा कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे कि मैंने अपनी, जैसे यूनिट में तो हम सब फैमिली जैसे होते हैं, कि मैंने उनको खो दिया। उसके बाद ये अटैक 2 राजपुताना राइफल को मिला, तो हम समझ सकते थे कि कंडीशंस कितनी डिफिकल्ट थी। कर्नल रविंद्रनाथ एक ऐसे लीडर थे जिनमें बहुत हिम्मत, शौर्य थी, और साथ साथ उनको अपने जवानों के लिए, अपनी यूनिट के लिए, इवन अपने सुपीरियर से, जैसे उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि आप तुरंत अटैक लॉन्च करिए। राइट, पूरा देश देख रहा था कि भाई लोग हमारी पहाड़ियों पे बैठे, बट उन्होंने कहा कि रादर देन इमीडिएटली मैं अटैक लॉन्च करूं, और जो ग्रेनेडियर्स को देखा है मैंने, ये एक कुछ मुजाहिदीन नहीं है, ये प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी के सेना है, जो कि अपना ड्रेस चेंज करके कुर्ते पजामे वगैरह में बैठी है, और हमें एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह काम करना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने बोला कि मुझे आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए। उससे पहले इन्फेंट्री जो कर रही थी, बिना आर्टी के अटैक कर रही थी। आप समझ सकते कितना डिफिकल्ट है उन पहाड़ों पे चढ़ना, क्योंकि जैसे ये लोग चढ़ते थे वो निकल के आ जाते थे और पूरा फायरिंग करते थे। सोचिए आप -28 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने बैक पे 40-50 किलो पूरा जो वेट लेके आम सब आप चढ़ रहे हो, और 16,000-17,000 फीट पे ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं है कि कदम चलना मुश्किल होता है। तो उस समय उन्होंने बोला कि मुझे आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए इस मिशन को, और उन्होंने कई ऐसे स्टेप लिए। सो मैं इफ यू डोंट माइंड, आर्टिलरी के बिना, मतलब मैं ऑडियंस को, कुछ लोग शायद हमारे पहले वाले नहीं देखा होगा, तो उनको समझाने के लिए कि आर्टिलरी जब आप चढ़ रहे हैं तो उस समय सब निकल करके बाहर बंकरों से आपके ऊपर शिस्त लेकर के, एम लेकर के फायर डालेगी। राइट, तो उसको रोकने के लिए आर्टिलरी सपोर्ट आता है। आर्टिलरी फायर करती है ताकि आप सारे दुबक करके बंकर के अंदर बैठ जाते हैं, एम्ड फायर नहीं डाल पाते हैं। तब तक इन्फेंट्री चढ़ जाती है, और जब इन्फेंट्री पास आ जाती है, विल नॉट मेंशन कितने पास आ जाती है, तब आर्टिलरी फायर लिफ्ट किया जाता है और इन्फेंट्री जाके धावा करती है। करेक्ट। इनफैक्ट सर, अगर अच्छा आर्टिलरी फायर है तो
काफी सारे बंकर्स भी बर्बाद हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, जो बिना उसके मतलब एक्चुअली फायर करना और करना, अटैक करना अनइमेजिनेबल। सो इनफैक्ट क्योंकि शुरू में इंडियन आर्मी को इतना आइडिया नहीं था कि ये फुल फ्लेज आर्मी है पाकिस्तान की, तो अच्छा। इसीलिए उन लोगों ने इन्फेंट्री तक रखा। लेकिन कर्नल रविन्द्रनाथ ही वाज द फर्स्ट पर्सन ही रियलाइज कि हम 15-20 दिन से अटैक कर रहे हैं और कोई भी मेजर पहाड़ी को हम नहीं जीत पाए। सो टोलोलिंग दुश्मन बोलता था ये मेरा फोर्ट है, ये मेरा किला है, आप मुझे यहां से नहीं हटा सकते, क्योंकि जो टोलोलिंग की अगर आप कंडीशन देखें ज्योग्राफिकल थिंग, ये तीनों तरफ से पहाड़ियां ऊपर आ रही थी और टॉप पे थोड़ा सा फ्लैट था। अगर आप वहां पहुंच गए तो इट्स लाइक कि आपने वहां पे एक फोर्ट बना लिया है, और उस फोर्ट पे चढ़ने का मतलब है सीधी पहाड़ियां जिसमें माइंस लगी हुई है, तो इट्स वाज लाइक इम्पॉसिबल कि आप वहां तक पहुंचे। तो आर्टिलरी का इसलिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने दर्शकों को बताया, आर्टिलरी की जो गन्स होती है वो 10, 15, 20, 30 किलोमीटर तक पहले से फायर करती है। बहुत बड़ा गोला होता है आर्टिलरी का, और ये एक एरिया वेपन है, मतलब पूरे उस एरिया में जाके विध्वंस करेगा या पूरे एरिया को तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसकी आड़ में जब तक आप फायर कर रहे हैं, जब तक जैसे आपने बताया इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, तो जैसे ही मुझे बोला गया कि आप टू राजपुताना में जाइए, रिपोर्ट करिए, और मेरी गन्स पीछे डिप्लॉय हो गई थी। क्योंकि आर्टिलरी में कैसे होता है अपने दर्शकों के लिए कि गन्स पे बहुत सारे जवान और ऑफिसर रहते हैं जो गन्स को कंट्रोल करते हैं फायर, और हम हमेशा गन्स के भी फायर होता है, फायर करके हमें अपनी गन्स भी हटाना होता है, क्योंकि एनिमी काउंटर बम्बार्डमेंट वहां लेके आ जाता है 15 से 20 मिनट बाद। जैसे ही यहाँ से फायर खोला, उनको लोकेशन पता चल जाता है कि इनकी आरटी वहां पे, और अगला गोला वहीं आता है। वहीं आता है। तो इनफैक्ट एक बार हमारे साथ हुआ भी था, हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन तो उसमें 2 अफसर होते हैं, एक होते हैं गन पोजीशन ऑफिसर जो गन को संभालते हैं, एक ऑफिसर होता है जिसे एफओ कहते हैं, फॉरवर्ड ओपी ऑफिसर, जो कि इन्फेंट्री के साथ मिल जाता है। वो इन्फेंट्री के साथ अटैक में जाएगा और सबसे आगे जाना पड़ता है उसको, क्योंकि वो अपने गोलों की एक्चुअल पोजीशन देख रहा है कि कितनी दूर है, और जैसे जैसे अपनी आर्मी आगे बढ़ रही है उसको गोले आगे बढ़ाने हैं, और उनका जो मेन बंकर्स है उस पर हिट करने चाहिए। एक्चुअली करेक्शन भी देना है सर, करेक्शन देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, क्योंकि वो आपके गोले 30 किलोमीटर ऊपर से आ रहे हैं, तो जो आपने सोचा मैप में ग्रिड लगाया, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सो मेनी थिंग्स, वो जरूरी नहीं है उसी जगह पड़े। दूसरा क्या है सर कि प्लेन में थोड़ा इजी है मैप पे देख के फायर करना, करेक्ट, बट माउंटेन में क्या है सर कि जो अगर आप मैप पे देख रहे हैं और यहाँ पे टॉप है, तो वो गोला हो सकता है कि आगे गिर रहा है, खाई मतलब वैली में गिर रहा है या इस पर गिर रहा है। नहीं, और एक सबसे बड़ी बात आप रियलाइज करिए, दुश्मन रहता है पहाड़ पे, आपने एम लिया यहाँ पे, आपका गोला 50 मीटर कम आया तो नीचे आएगा, नीचे कौन बैठा है, नीचे हमारी आर्मी है सर। तो आपको इतना ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो वो गोला जो दुश्मन के लिए है, जरा सी मिस्टेक से आपके, और आप लोग खुले में है, वो बंकर्स में, तो आपको इतना ज्यादा एक एक कदम पे देखना है कि वो दुश्मन को हिट करे, नहीं तो ये उल्टा काम। आरटी इज लाइक ए डबल एज वेपन, वो अपने ऊपर गिर गया तो विध्वंस कर देगा। तो जब मैं मिला, सबसे पहले मुझे कर्नल रविन्द्रनाथ ने बुलाया अपने टेंट में, उन्होंने मेरे बारे में पूछा सब कुछ, और मतलब बधाई दी कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बट उन्होंने मुझे इस बात की भी बधाई दी कि तुम्हें देश की रक्षा के लिए इस इंपॉर्टेंट अभियान में आने का मौका मिला। अच्छा। तो उन्होंने कहा देखो कैप्टन अखिलेश, वो लोग लकी हैं, कितने लोग हैं जो देश के लिए सामने सामने दुश्मन से लड़ पाते हैं, और हम ये यूनिफॉर्म इसीलिए पहनते हैं। और मैंने भी बोला कि सर आई एम वेरी प्राउड, और इसलिए मैंने अपने सीओ से मांग के बोला था कि मैं अगले अटैक के लिए जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमने यूनिफॉर्म पहनी है तो किस दिन के लिए पहनी है, कि शायद हम अपना कर्ज अदा कर सके। तो आज वो मौका है, एंड आई फील ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मैं टू राजपुताना राइफल के साथ हम सब मिलके और इतने इंपॉर्टेंट अटैक के लिए लड़ रहे हैं, जिसपे पूरे देश का मान और सम्मान, पूरा देश देख रहा है इसको। एंड उस समय सर आई थिंक पूरे देश को वो एक जीत चाहिए थी, बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका था, काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हो गई थी सर, हमने काफ़ी अपने जवानों को, ऑफिसर्स को, जैसे उसको खो दिया था, तो सबको चाहिए था कि एक मोराल बूस्ट करने के लिए भी एक जीत की जरूरत थी सर। क्योंकि उस समय इतनी स्टोरी फैल गई थी कि पाकिस्तान ने ऐसी घेराबंदी की है, इतना किया है कि आप उसको, इन पहाड़ियों को आप कभी नहीं ले पाओगे। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो हुआ वो न्यूज़पेपर्स में आ चुका था कि किस तरीके से दुश्मन ने, जो दोनों आर्मी होती है ना, हर आर्मी में एक एथिक्स होता है, राइट, हम एक वैल्यू सिस्टम के साथ लड़ते हैं, बट आप देखो पाकिस्तान आर्मी ने उस वैल्यू सिस्टम को वो छोड़ दिया था, जैसा कर दी थी,
सब क्रूरता की हदें पार कर दी थी। तो इसलिए हमारे अंदर एक इतना जोश था और क्रोध भी था कि कुछ भी हो जाए हमें उनको इन हरकतों का सबक सिखाना है। तो मैंने उनसे प्रण किया था, कर्नल रविन्द्रनाथ से, कि सर कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इस अटैक से वापस आऊं नहीं आऊं, लेकिन आपको आर्टिलरी का पूरा हम साथ सपोर्ट मिलेंगे और मैं तो सबसे आगे ही होऊंगा आपकी पलटन के साथ। और मैं हमेशा मानता हूं कि आई विल बी पार्ट ऑफ टू राजपुताना राइफल हमेशा के लिए, और हम ये जीत दे के ही रहेंगे। तो आई थिंक उन्होंने आर्टिलरी की अहमियत को समझा, उन्होंने प्लानिंग करी। फिर वो हमें लेके गए थे ऊपर हेलीकॉप्टर से, मैं, कर्नल रविन्द्रनाथ और 3-4 हम लोग थे। वहां से हमने सारे टारगेट को मैप किया दिन में, क्योंकि जब हम फायर करेंगे तब तो नाइट भी हो जाएगी, तो हमें दिखेंगे नहीं। तो हमने उन सारे टारगेट, आर्टिलरी में इसको टारगेट मैपिंग बोलते हैं, एक्वायर एंड मैपिंग, जिसमें हम एक एक गोला डाल के देखते हैं कि एग्जैक्टली सही लोकेशन पे किस ग्रिड पे आया, हम उसको लॉक कर देते हैं। जब एक्चुअल अटैक शुरू होगा तो जस्ट मैं उस ग्रिड को बोलूंगा या उस ग्रिड से 50 मीटर आगे पीछे करके। नहीं, ये एक्चुअल फायरिंग नहीं करते हैं, ये केवल एक गोला डालते हैं। एक गोला डालते हैं। तो एक गोला जब सही जगह आ जाता है तो वो जो टारगेट, इसको कहते हैं रजिस्टरिंग द टारगेट, रजिस्टर कर दिया या आपने टारगेट को रजिस्टर कर दिया। अब आपको पता है कि अगर आप इस ग्रिड पे मारेंगे तो वो वहां पे आएगा, तो वो रेफरेंस पॉइंट्स मिल रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गए। तो हमने 3-4 दिन करी एंड कर्नल रविन्द्रनाथ ने अपने सारे जितने लोग थे स्पोर्ट्स पर्सन्स को बुलाया और उन्होंने बोला, तुम लोगों ने हमेशा ट्रॉफी जीती है, हमेशा देश वो आगे यूनिट का नाम करा है, बट आज ये खेल का मैदान है या लड़ाई का? वो खेल का मैदान था, आज लड़ाई का मैदान है। मैं तुम लोगों को फिर आगे कर रहा हूं, बिकॉज दे वर फिजिकली वेरी फिट। और जो लड़ाई थी उसमें फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी थी। आपको बिल्कुल -28 डिग्री में इतना वेट लेके चढ़ना है बिना खाए पिए, क्योंकि खाना नहीं मिल पाता था 2-2, 3-3 दिन करके। उसके अलावा उन्होंने यूनिट में इतना जोश भर दिया था, तुमने जो मांगा मैं दिया, लेकिन अब हम टोलोलिंग टॉप पे मिलेंगे। और सूबेदार भंवर सिंह ने बोला था कि साहब सुबह की चाय हम आपको टोलोलिंग टॉप पे ही पिलाएंगे, राइट। सो यूनिट में बहुत जोश था। फिर हम लोग कन्नी माता टू राजपुताना राइफल में मानते हैं, हमने एक मंदिर पूजा करी थी। और मुझे अभी तक याद है जो हमारे पंडित जी थे, मतलब उन्होंने ये बोला था कि जो युद्ध का मैदान है वो एक धर्म स्थल है। इवन उसमें जो वीरगति प्राप्त करता है, अपने देश के लिए जो लड़ता है, वो भगवान हमेशा उसको अपने अपने पास बुलाता है और वो भगवान का प्रिय होता है। तो आप एक तरह से देश के लिए कर रहे हो, ये धर्म युद्ध है, क्योंकि आप एक तरह से एक गलत आदमी से लड़ रहे हो। तो इस धर्म युद्ध में जो भी आगे बढ़ता है वो भगवान के बहुत प्रिय होता है। और आई थिंक इन सब, और मेजर विवेक गुप्ता को उस इन्फेंट्री वाला जो हमारी थी टू राजपुताना राइफल, वो लीड कर रहे थे और कंपनी कमांडर थे। और हमने ये जब अटैक शुरू किया था, उससे पहले लगभग 2 दिन तक हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिल पाया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया सप्लाई लाइन कट गई थी। उससे पहले 2 दिन खाने पीने को नहीं मिल पाया था, क्योंकि क्या था, हम थोड़े थोड़े ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। हमारे आर्म्स एंड अम्युनिशन भी धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन वहां तक खाना वगैरह नहीं आ पाता है। लास्ट दिन जस्ट अटैक पे जाने से पहले कर्नल रविन्द्रनाथ इंश्योर्ड पीछे से मैच से करके, और जितने भी लोगों को जाना पड़ा, उस दिन अटैक से पहले हमें पूरी, अचार और गुड़ मिला था। तो आज तक याद है, शायद उसका स्वाद बहुत ही गजब था। तो थोड़ा थोड़ा सबको पूरा पेट भर के कभी नहीं मिल पाया, लेकिन जितना भी मिला हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। और फिर हमने, ये आप लोग बेस छोड़ करके ऊपर चले गए? हम बेस छोड़ के थोड़ा ऊपर आ गए थे, क्योंकि जो हमारा फर्म बेस होता है, फर्म बेस में सारे आर्म्स एंड अम्युनिशन लाके रख दिए जाते हैं। और उससे पहले तक आर्टिलरी की पहले फायरिंग होती है, जिससे हम उस पूरे अटैक को सॉफ्टन कर देते हैं। फर्म बेस से जो लोग होते हैं वो अपने बेनेट हाथ में लेके देन दे डू द फाइनल अटैक एंड ऑल। तो जो फर्म बेस के नीचे तक, जहां तक हमें शेल्टर थी, कुछ एनिमी हमें नहीं देख सकता था, धीरे धीरे करके हम वहां तक पहुंच गए थे। और ग्रेनेडियर्स जब पहुंचा था पहले, तो उन्होंने भी कुछ कुछ अपना फुटहोल्ड बना लिए थे, तो हम वहां तक थे। मेन लड़ाई थी लास्ट का 1 किलोमीटर वर्टिकल, जो बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। तो सर, जब ये अटैक की तैयारी शुरू हुई, और जैसे मैं सर राजपुताना राइफल में ही कमीशन हुआ था, तो रेजिमेंट में एक तो CO2 राजरीफ रविंद्र सर के बारे में बहुत ही, मतलब जितने भी जवानों से मिला, जितने भी ऑफिसर से मिला, तो सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे। मतलब बोलते थे कि एज ए CO उन्होंने जो काम किया शायद कारगिल के समय पे वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। एंड उन्होंने यूनिट के लिए, पूरी रेजिमेंट के लिए जितना बढ़ चढ़ कर काम करा और जवानों से करवाया भी सर। बट क्या होता है सर कि आप
कितने भी मतलब सबको पता है कि हमें ये अटैक करना है, बट हर एक के दिल में कुछ ना कुछ भावनाएं चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ चलता है उस समय पर कि आगे क्या होने वाला है। एंड ख़ास तौर से जब आपने देखा कि पिछले 1 महीने से कई और यूनिट हैं जिनका उतना ही नाम है रेजिमेंट्स में, हिस्ट्री में, उन्होंने अटैक किया हुआ है, बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, तो यूनिट में कैसा माहौल था सर? यूनिट में माहौल दो चीज़ें थी। एक जोश था, गुस्सा इस बात का कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारी भूमि पे कब्जा किया, हमारे लैंड के कब्जा किया, वो हमें किसी भी तरह निकालना है। और उसके साथ साथ देखिए, जो चाहे हम आर्मी में कहीं पे भी हो, अगर कोई कहता है कि आप ऐसे अटैक के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको कल पता है कि आप आएंगे नहीं आएंगे, तो एक एलिमेंट ऑफ फियर हमेशा रहता है। लेकिन लीडरशिप क्या है? लीडरशिप ऐसा नहीं है कि आपको फियर ना हो। लीडरशिप वो आपकी क्षमता है, वो एबिलिटी है कि आप उस फियर को कैसे कंट्रोल करके, मैनेज करके फिर भी अपने ट्रुप को लीड कर सको और उनको मोटिवेट कर सको। और देखिए, दो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ना केवल अपने आप को मैनेज करना है, अपने फियर को, आपको अपने जवानों को, अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है। तो इनफैक्ट सबसे पहले तो होता है कि आप कैसे ओवरकम करेंगे। मुझे याद है उस दिन का रात को अटैक जाना था और हम जहां फर्म बेस के पास तक पहुंच चुके थे और पहाड़ों की चोटी, उनके जो आड़ होती है, शेल्टर, वहां पे थे हम लोग। तो काफी खामोश माहौल था। सबको पता है कि कल ऐसे जा रहे हैं। हर आदमी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था मैं कल होऊंगा या नहीं होऊंगा। इनफैक्ट जैसे मैं अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, मतलब एक जिंदगी, एक लड़की है जो कि हमारे साथ जुड़ी है, बट वी डोंट नो कि कल हम उसके साथ हैं या नहीं है। मेरे पेरेंट्स एज होंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा बुढ़ापे, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। उस समय सर चिट्ठियां भी लिख रहे थे। yes. तो मैंने, कैप्टन विजयन थापर ने, हमने उस जो छोटी सी गुफा थी, केव थी, उसके अंदर बैठ के हमने अपनी फैमिली को चिट्ठी लिखी थी। और सर की ये वही चिट्ठी है सर, काफी जो बाद में मिली सर। तो ये सेकंड चिट्ठी जब उन्होंने 3 पिंपल्स अटैक से पहले लिखी थी, जो हमारा थर्ड अटैक था। उसके बाद वो वापस नहीं आ पाए थे उस अटैक में, वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी फैमिली को मिली थी ये चिट्ठी। और अगर आपको याद हो, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे जो लक्ष्य मिला है, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं अगला जन्म लूंगा तो केवल यही है कि मैं फिर इंडिया में आऊं और भारतीय फौज को ज्वाइन करूं। राइट? तो ये इस तरह थे। इनफैक्ट मैंने अपनी वाइफ को लिखा था कि शायद हम लोग मैरिज के तुरंत बाद सेपरेट होना पड़ा, लेकिन कभी भी जब हम IMA से पास आउट होते हैं तो एक शपथ लेते हैं कि कुछ भी हो, मेरा देश सबसे पहले आता है, मेरे जवान जिनको मैं कमांड कर रहा हूं वो नेक्स्ट आते हैं, एंड मेरी अपनी वेलफेयर, मेरी अपनी सेफ्टी लास्ट में आती है। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने लिखा था कि शायद हम लोगों का इतना ही साथ था, हम हो सकता है अगले जन्म में फिर मिले, लेकिन इस बात का हमेशा गर्व करना कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो भी किया वो एक देश के किया। मृत्यु तो कहीं पे भी हो सकती है, मौत कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन एक ऐसी मौत जो आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो खाली आपको, आपकी फैमिली को नहीं, पूरे देश को आपके ऊपर ना आ जाए। और आप देखते हैं आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, सबकी बात करते हैं जिन्होंने, वो अमर हो गए हैं, उनका नाम सब लोग लेते हैं। तो हमने वो लेटर लिखा, और ट्रेडिशन क्या होता है, वो लेटर लिख के हम लोग अपने बैग में रख देते हैं, उसको बंद करके, सील करके, और उसमें लिखा जाता है टू बी गिवन टू द फैमिली। इसमें नाम होता है, टू द वाइफ लाइक शिखा, माई पेरेंट्स का नाम, माई मदर का नाम करके, वो उन्हीं के लिए होती है, और वो बंद कर देते हैं। अगर आप जीत के वापस आए तो आप सेलिब्रेट करते हो अपनी जीत को, चिट्ठी को फाड़ देते हो, क्योंकि आपने वो ये सोच के लिखा है कि आप नहीं आओगे। और जब वो चिट्ठी खोलेंगे तो उसमें पहला सेंटेंस यही होता है कि जब आपको ये चिट्ठी मिलेगी तो मैं आपको ऊपर से, आकाश से देख रहा हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, एंड देन यू राइट। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, गोलियों की बौछार को सहने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना और वो चिट्ठियां लिखना। तो मैंने तो 3 बार वो चिट्ठियां लिखी थी, और थर्ड समय में इंजर्ड होके सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। जो मेरा बैग बाद में मुझे मिला था, तब मैंने उस चिट्ठी को दोबारा मतलब पढ़ के फिर उसको वो किया था। मैं उसको उसी समय नहीं, बट ट्रेडिशन ये होता है, आप जीत के आते हैं तो आप उसको फाड़ते हैं। अगर वो नहीं जीतते तो वो आपके बॉक्स, आपके बैग के साथ जाती है, और आपके पेरेंट्स को जब मिलती है, जैसे कैप्टन विजयन थापर के पेरेंट्स को मिली थी, तो पहला सेंटेंस यही था कि जब डैड आपको ये मिलेगी तो मैं आपको ऊपर से देख रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल पल होता है,
उन पलों में आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है, अपने फियर को मैनेज करना होता है, फिर आपको अपने जवानों को वो हौसला देना होता है कि हम इस अटैक में एज ए ऑफिसर, एज ए लीडर सबसे आगे लीड करेंगे, और अगर पहली बुलेट आएगी तो हमारे ऊपर आएगी और उसके बाद ही आपको क्रॉस। तो क्योंकि वो लोग भी अपने एक ऐसे लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं जैसे उन्हें भी नहीं पता वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो वो मोटिवेशन होना चाहिए। जब वो अपने ऑफिसर की आंख में देखे तो उन्हें लगना चाहिए कि ही विल नॉट लीव मी, ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो बहुत डिफिकल्ट पल थे, बहुत शांत थे हम लोग, शायद मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, मुझे वो दिन याद है, क्योंकि 6-6:30 बजे से हमारा अटैक शुरू होना था। लगभग 5 बजे के आसपास हमने भयंकर आर्टिलरी, मेरा काम शुरू हो गया था। अटैक जाने से पहले हमने चारों दिशाओं से 120 आर्टिलरी की गन थी, जिसमें बोफोर्स 105 अलग अलग दिशाओं से टोलो लिंक के ऊपर आग बरसा रहे थे लगातार 120 गन्स। और हमने इतनी फायरिंग करी थी उसमें कि वो पूरी चोटी लाल हो गई थी, और शायद हमें लग रहा था कि कोई बचा भी नहीं होगा। लेकिन दुश्मन को भी पता है, तो एक टेक्निक ये होती है, जब आप आर्टिलरी का गोला ऐसे आ रहा है तो आप रिवर्स स्लोप में अगर बंकर बचा होगा तो आप बच जाओगे। और उन्हें ये पता था कि इंडियन आर्टिलरी आएगी, इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी गन्स यूज करेगी, तो उन्होंने कई बंकर बहुत डीप बनाए थे, जो केव्स थे वो जैसे ही फायरिंग शुरू होती थी उसमें चल जाते थे। लेकिन उससे हमें फायदा हुआ जब उस फायरिंग की वजह से हमारे जवान ऊपर तक चढ़ पाए जो पीछे के अटैक में नहीं चढ़ पा रहे थे। तो लेकिन फिर भी इतनी आर्टिलरी के फायरिंग के बाद भी स्थिति आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही फायरिंग रुकी वो लोग फिर निकल के आ गए और उन्होंने फिर अपनी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक एक कदम लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे ऊपर वेट था, इंडियन आर्मी खुले में थी, और यह नहीं पता था कि एनिमी का कौन सा LMG कहां पे है, रॉकेट लॉन्चर कहां पे है, स्नाइपर फायर थे जो साइड से आ रहे थे। तो हमें हर कदम लेने से पहले देखना था कि गोली कहां से आ सकती है। तो बहुत टाइम लगा एक एक कदम लेने में हमें। सर, ये जो आप जब अटैक के लिए जा रहे थे, एंड ये अगर हम मानते हैं कि ये टॉप है, तो कितने लगभग 2 राजपूताना राइफल कितनी आगे आ चुकी थी जब आर्टी का फायर रोका गया? तो जब तक हमने आर्टिलरी का फायर रुका भी, हम लगभग 300 मीटर दूर थे उस जगह से, और 300 मीटर दूर पे हमें फायर रोकना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अगर गोला आपके अपने गिर सकता है लोगों में, वैसे सेफ्टी डिस्टेंस 800 मीटर तक होता है क्लासिकल बुक के हिसाब से, लेकिन ये बुक नहीं है, असली लड़ाई थी। तो हम करते रहे, लेकिन जब लगा कि अब गोले बहुत पास गिर रहे हैं और अपनी वो हो सकती है, तब हमने रोका। लेकिन फिर भी डिस्टेंस 300 मीटर था, और पहाड़ों में 300 मीटर भी बहुत बड़ी चीज होती है जब आप खड़ी चढ़ाई कर रहे हो। और उस डिस्टेंस को कवर करने में हमें नियरली कई घंटे, 6-7 घंटे लगे। हम अर्ली मॉर्निंग वहां पे ऊपर पहुंच पाए, कभी बर्बाद बंकर से, कभी फ्लैट एरिया से, लगातार फायर आ रहा था। उन्होंने बहुत आम सबमिशन अपने पास रखे थे। इसको हम उसमें समझते हैं सर, तो ये कारगिल की पहाड़ियां हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ये पहाड़ियां, इसमें आप देखिए कुछ भी पेड़ पौधे या जो भी आपको छिपने का साधन है वो नहीं है, आप पूरे एनिमी के सामने एक्सपोज है। नाउ ये टोलो लिंक क्यों दुश्मन बोलता था इसको अपना फोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी, क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर में 13 किलोमीटर अंदर तक आ गया था। और ये जो हमारा NH1 है, जो ये आपको नीचे दिख रहा है, ये NH1, ये हमारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है जो इंडिया को लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर सबसे जोड़ता है। एंड इट इज ऑल्सो बोला जाता है इसको नेक ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर एनिमी ने इसकी सप्लाई को रोक दिया तो आपका जितना आर्म्स, अम्युनिशन सब कुछ रुक जाएगा, पूरे कारगिल के इलाके में, लेह लद्दाख के इलाके में। और एनिमी का एक बहुत बड़ा एम यही था कि दुश्मन इसमें इतनी गोलाबारी करो कि ये राजमार्ग पे कुछ ना जा पाए, और विंटर में लेह लद्दाख बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, सियाचिन ग्लेशियर पे सप्लाई ना पहुंचे, और वो उस पार्ट को कैप्चर कर सके। तो ये उनका स्ट्रेटेजी गेम था। टोलो लिंक सबसे आगे तक पहाड़ी थी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के बिल्कुल सामने थी। तो इस पे बैठ के दुश्मन बिल्कुल देख सकता था कि कौन सा ट्रक, कौन सी गाड़ी, कौन से आर्मी व्हीकल जा रहे हैं, और उनके ऊपर गोलाबारी कर सकता था। जब हमें ये टोलो लिंक के अटैक को मिला था तब इसके ऊपर कई अटैक फेल हो चुके थे, और इस जगह पे आके हम लोगों ने अपना फर्स्ट कैंप्स, 3-4 कैंप्स हमने छोटे छोटे अपने बनाए थे, जिससे हम लोगों ने ऊपर बढ़ना शुरू किया था। हमसे पहले 2 राजपूताना राइफल से पहले इसमें 18 ग्रेनेडियर्स ने अटैक किया था, और जैसे मैंने बताया मेजर विकास अधिकारी
बहुत बहादुरी से लड़े और वो ये जो टोलोलिंग टॉप है इसके काफी पास तक पहुंच गए थे, लगभग इस प्लेस तक लड़ते हुए, और इस जगह वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उनकी बॉडी थी वो लगभग इस इलाके में उस समय तक पड़ी थी क्योंकि उनके जवान नहीं ले पाए थे। विश्वनाथन, कर्नल विश्वनाथन, वो भी लगभग इसी जगह लड़ते हुए शहीद हुए थे, लेकिन उनकी बॉडी उनके जवान थे वो वापस लेके आ पाए थे, लेकिन मेजर विकास अधिकारी की बॉडी अभी तक यहां थी। तो जब हमें ये अटैक मिला तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको 2 डायरेक्शन से अटैक करेंगे। वो एक साउथ ईस्ट पर था, नॉर्थ ईस्ट पर था, ये 2 हमारे अटैक के डायरेक्शन थे। इस जगह हमने अपने फर्म बेस बनाए थे जिसको हम FB1 और FB2 बोलते हैं। फर्म बेस वो जगह है जहां पे हम इन्फेंट्री की जो कंपनियां हैं वो अपना पूरा आर्म्स, अम्युनिशन, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन सब कुछ लाके रख लेती है। तो जब इन पहाड़ों में अटैक किस तरह शुरू होता है कि पहले आप आर्टिलरी की फायर करेंगे, जो आर्टिलरी की गन्स है वो आपकी यहां पे है, और टोलोलिंग के अटैक के लिए हमने 120 आर्टिलरी गन, और आर्टिलरी गन बहुत बड़ी जैसे बोफोर्स गन जिसका एक एक गोला 40-40 किलो का होता है और उसका जो किलिंग रेडियस है वो 200 मीटर तक जा सकता है। तो ये सबसे पहले जब अटैक शुरू होता है तो यहां से आर्टिलरी फायर शुरू होता है, और मैं ये आर्टिलरी फायर, और मेरी पोजीशन थी लगभग यहां पे जहां से हम देख रहे थे कि इन बंकर्स, ये सब बंकर्स बने हुए थे, ये एनिमी के बंकर्स थे, इस तरफ थे और रिवर्स स्लोप में भी थे। हमने यहां से आर्टिलरी की फायरिंग शुरू करी 5:30 बजे के आसपास। 120 गन्स ने इस पूरे इलाके में बिल्कुल बर्बादी मचा दी थी ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी एनिमी को भी यह बात पता थी, इसलिए रिवर्स बंकर में एनिमी जाके छुप जाता है। और 6:30 बजे के आसपास यहां से हमने कमांडो अटैक्स, जिसमें हमारे जवान थे, हमने यहां से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। एक एक कदम लेना मुश्किल था क्योंकि एनिमी जैसे ही आर्टिलरी फायर रुका, जब हम ये लोग यहां तक पहुंचे थे, जब ये 300 मीटर डिस्टेंस बचा था, तब हमें आर्टिलरी फायर रोकना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे अपने जवानों के ऊपर भी आ सकता है। सर, जब आर्टी शेलिंग हो रही थी और आप लोग मूव कर रहे थे तब आप लोग के ऊपर फायर आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था, आर्टी शेलिंग के बावजूद भी। हाँ, तो पाकिस्तान की जो आर्टिलरी थी वो लोग तो छुप गए थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आर्टिलरी को हमारे कोऑर्डिनेट दे दिए थे, तो पाकिस्तान की आर्टिलरी कंटिन्यूअसली हमारे जवानों के ऊपर फायर कर रही थी। हाँ, कुछ टाइम के लिए जो इन पीक से फायर आता था वो रुक गया था क्योंकि हमारी आर्टिलरी शेलिंग बहुत हैवी फायर था। हाँ, लेकिन जब हमने रोका तो पाकिस्तान की आर्टिलरी और इन जगह से वो फायर आना दोबारा शुरू हो गया। यहां पे हमारे 2-3 लैंडमार्क थे, जिसको एक एरिया फ्लैट बोलते थे हम, और एक बर्बाद बंकर बोलते थे। इस 2 जगह उनके मेन गढ़ थे जो दोनों डायरेक्शंस में लगातार अटैक कर रहे थे। तो 6:30-7 बजे से लेके हम एक एक इंच, एक एक कदम आगे बढ़ते रहे दोनों डायरेक्शन से। एंड इस तरफ सर मेजर विवेक गुप्ता की कंपनी थी। मेजर विवेक गुप्ता चार्ली कंपनी थे, इस तरफ से थे सर, और इस तरफ से मेजर मोहित थे, और विजयन थापर और मेजर आचार्य इनके पीछे रिजर्व में आगे बढ़ रहे थे इनके साथ साथ। जब लगभग रात के 2 बजे के आसपास मेजर विवेक गुप्ता काफी पास में पहुंच गए थे, अचानक एक स्नाइपर फायर, जो कि छुपे हुए पाकिस्तान के स्नाइपर होते हैं, उनकी गोली लगी और मेजर विवेक गुप्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हम उस समय भी लक्ष्य से थोड़ा दूर थे, लेकिन फिर भी जो उनकी यूनिट थी, उनकी कंपनी थी, उन्होंने बोला कि अगर हमारे लीडर ने आगे से लीड किया है हम आगे बढ़ेंगे, और फाइनली उन्होंने सुबह के 3-4 बजे यहां से ये दोनों लिंकअप हो गए और हमने ये जगह कैप्चर कर ली। और इनफैक्ट वो एक बहुत ऐतिहासिक पल था क्योंकि इस विक्ट्री का इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर एंटायर कारगिल वॉर। उससे पहले हमें कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी और लोगों का मोरल डाउन था। इस विक्ट्री से इंडियन आर्मी ने बोल दिया कि कंडीशन कितनी भी टफ हो, कैसी भी पीक हो, चाहे आपकी 85 डिग्री का ग्रेडियंट हो, -, डिग्री में टेम्परेचर हो, एनिमी कितने स्ट्रेंथ में बैठा हो, लेकिन हम हर जीत हासिल कर सकते हैं। आई थिंक यहां पे जब हमने वो तिरंगा फैलाया, वो शायद हम सबके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था। और कर्नल रविन्द्रनाथ को फोन किया कि आप चाय आपको हम यहां पिलाएंगे। कर्नल रविन्द्रनाथ सुबह सुबह पहुंच गए थे 4 बजे यहां पे, और उन्होंने फिर सीधे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन किया था और बताया सर आई एम एट द टोलोलिंग टॉप। तो ये टोलोलिंग की विक्ट्री थी और इसका पूरी लड़ाई में इतना निर्णायक योगदान था क्योंकि इस जीत के बाद 13 जून के बाद
हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। एक पीक के बाद, चाहे वो 3 पिंपल्स हो, हम्प हो, कैप्टन विक्रम बत्रा थे, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये 5140 है। तो टोलो लिंक के बाद यहां पे हम्प थे जिसमें 10 बंकर्स थे, इसको कैप्चर किया गया अगले 4 दिन में। और 20 जून को कैप्टन विक्रम बत्रा के उसमें 13 जैक ने 0.5140 पे विजय हासिल की। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स था वो 20 जून तक हमने अपने जीत लिया था। जब हमने आर्टिलरी फायर शुरू किया था, तो जो हमारे सारे इन्फेंट्री के जवान थे वो भी उस जगह से देख रहे थे पूरे फायर को, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने, शायद बहुत लोगों ने पहली बार देखा था कि आर्टिलरी का फायर इतना जबरदस्त होता है। इनफैक्ट इतना फायर तो हमने भी किसी एक्सरसाइज में खुद भी नहीं देखा था, क्योंकि एक्सरसाइज में भी लिमिटेड होता है। तो 120 गन्स वहां फायर कर रही थी। तो जब हम यहाँ पे उनसे बात कर रहे थे तो मेरा एक जवान था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे ये बोला कि सर, हम जब इस अटैक के लिए जा रहे थे तो हमें सही में नहीं पता था कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन आज ये फायर देख के मुझे लगता है कि हम तो दुश्मन को बर्बाद कर देंगे और डेफिनेटली आज रात तक हम इस पीक पे कब्जा कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमारे जवानों का मोराल चेंज होता है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, जब हम इस जगह पहुंच भी गए थे तो एनिमी इतना ज्यादा, मतलब उसने इतना फायर किया अपनी आर्टिलरी का कि जो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट आ रही थी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो और कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया, कई कई दिन से खाना भी नहीं मिला था। अब स्थिति ये थी, यहाँ पे हम लोग भूखे थे। और मेजर विकास अधिकारी की बॉडी में ये भी इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही हम लोग पहुंचे सामने और हमें वो वहां पे दिखाई दी, क्योंकि बर्फ होती है इसलिए वो बॉडी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कोई सो रहा हो सर। तो मैंने और जो दूसरे ऑफिसर ने जवानों से बोला कि इस बॉडी को पूरे आप रेस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रेचर पे करके इसको वो करो, और 13 जो जैक और 18 ग्रेनेडियर्स के लोग थोड़े नीचे थे उन तक आप इसको पहुंचाओ, जिससे कि उसको जो लास्ट उनका राइट्स है, जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो पूरा हो। लेकिन एक एनिमी की मैं आपको किस्सा बताना चाहूंगा कि एनिमी किस हद तक अपने वैल्यू सिस्टम को या अपने प्रिंसिपल को, एथिक्स को छोड़ सकता है। जैसे ही मेरे जवान 4 लोग उस बॉडी को उठा रहे थे, एक माइन ब्लास्ट हुआ। उन्होंने क्या कर रखा था, बॉडी के अंदर माइंस लगा रखी थी छोटी सी। तो जैसे ही आप पैर उठाए हुए तो वो माइन फट गई, और जो उसको उठा रहा था उसका पूरा पैर और कंधे पे बुरी तरीके से घायल हो गया। तो कहते हैं कि इंडियन आर्मी एक आर्मी है जो पूरे इथिक्स के साथ लड़ती है, एक वैल्यू सिस्टम के साथ। लेकिन आप एनिमी के लिए नहीं कह सकते, जिन्होंने कि एक ब्रेव हार्ट, जिसको वीर गति प्राप्त हो रही है। और हम आर्मी में हमेशा कहते हैं कि आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, मैं अपने देश के लिए, लेकिन अगर कोई वीर गति को प्राप्त हुआ तो हम भी उसको इतनी रेस्पेक्ट देते हैं। हमने दिया सर, इनफैक्ट हमने दिया। हमने उन लोगों का दाह संस्कार पूरी उनकी रीति रिवाज के साथ किया, जो पाकिस्तान ने लेने से, उनकी लाशें लेने से मना कर दिया था टोलो लिंक पे। लेकिन उन लोगों ने माइन लगा रखी थी, और उसी समय ये कैजुअल्टी हुई। उनकी बॉडी को उठाते समय उसमें 4 माइन जुड़ी हुई थी, जैसे ही उठा रहे थे वो माइन फट गई थी। तो बहुत ही डिफिकल्ट पल थे। हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, इनफैक्ट कुछ, और बहुत भूख लग रही थी। पूरी रात लड़के आए थे, उससे 1-2 दिन पहले कुछ खाया नहीं था। तो फाइनली हमने जब यहाँ पे तिरंगा फहरा दिया था, लेकिन स्थिति अभी भी पूरे कंट्रोल में नहीं थी। पाकिस्तान लगातार यहाँ पे अपनी कई 100 गन से लगातार आर्टिलरी फायर आ रहा था पाकिस्तान की हर तरफ से, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इंडियन आर्मी टोलो लिंक पे कब्जा कर पाएगी, जिसको वो अपना गढ़ बोलते थे। तो मैंने आपको बताया मेजर विकास अधिकारी की बॉडी। अभी स्थिति ये थी, हमारी रीइंफोर्समेंट बिकॉज ऑफ दिस फायर जो चढ़ रही थी वो रुक गई थी, ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अंधाधुंध फायर कर रहा था। जब हम इस जगह पहुंचे, जवान भूखे थे, कई लोग घायल थे, 5 लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, 18 लोगों को घायल हो गए थे, किसी को गोली लगी है, किसी को स्प्लिंटर लगा है। तो अलग अलग तरीके से थे। जब तक रीइंफोर्समेंट आए और एक जो दूसरी टुकड़ी थी वो इनको रिप्लेस करे, हमें वहां पे सरवाइव करना था। क्यों? क्योंकि काउंटर अटैक का चांसेस बहुत ज्यादा था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे पाकिस्तानी बंकर्स में बैठे थे और ये बिल्कुल काउंटर अटैक के लिए तैयार थे। कैसे हम लोग तो पहले तो हमने सबसे पहले यहाँ पे गन्स तैनात की कि किसी भी तरह अगर कोई काउंटर अटैक होता है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ सीधा एक खाई थी, उसके पीछे पाकिस्तान की पहाड़ियां थी, और हमें लगा
कि कुछ देर के लिए तो हमें सरवाइव करना पड़ेगा। तो मैं थे और कैप्टन विजयन थापर थे, हम 2 यंग ऑफिसर थे। हमने डिसाइड किया कि भाई भूखे तो नहीं मरेंगे, जीतेंगे और खा के मरेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इससे अच्छा या दुश्मन की गोली से मरो, क्योंकि स्थिति ऐसी हुई थी, लोगों की उनकी एनर्जी कम होती जा रही थी। बिल्कुल सर। तो हम लोगों ने खाली पिट्ठू अपने ऊपर लादा और हमें लगा कि सिखलाई के हिसाब से कि एनिमी का किचन होना चाहिए। और एक किसी ने ये भी बोला मत जाओ क्योंकि एनिमी हो सकता है पॉइजन करके गया हो, बट हमने कहा वो चांस ले लेते हैं। और हमने अपने पीछे खाली पिट्ठू झोले डाले जो हमारे आर्मी के होते हैं, उसमें से सामान निकाल के, और हम तेजी से दौड़ते हुए ऊपर से यहां तक किचन की तरफ गए। जो यहां पे ये लोग बैठे थे, इन्होंने अचानक देखा कि 2 लोग इस तरफ नहीं आ रहे बट नीचे की तरफ दौड़ रहे। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इंडियन आर्मी कहां अटैक करने जा रही है। थोड़ी देर में ये दिन का टाइम ओपन, ये तो दिन का टाइम था, मॉर्निंग हो चुकी थी, 6-7 बज रहे थे उस समय। मेरे ख्याल से उसमें 10-11 बज गए थे जब तक हम लोगों ने बॉडी वगैरह करी और ये रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंची थी। इन लोगों ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी, बट क्योंकि डाउन स्लोप था हम अंदर पहुंच गए थे। और आप मानोगे नहीं, वो जो सामने जो नजारा था, वो खाने की चीजें क्या थी? कराची का हलवा था, एकदम रखा हुआ था इसमें। उसमें बिरयानी बनी रखी थी, उसमें खीर थी। हाँ, हमें थोड़ा डाउट तो था कि पता नहीं कुछ मिला नहीं हो, बट हमने कहा नहीं, पाकिस्तान को ये विश्वास था कि वो जीतेंगे, उसके बाद पार्टी की तैयारी थी। बट कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। वो भारतीय फौज के लिए था। तो हमने दोनों ने फटाफट उसके अंदर अपने थैलों में सब कुछ भरा और तेजी से हमने वापस ऊपर चढ़ना शुरू करा। एनिमी ने फायर किया, बट हम थोड़े बहुत स्मोक बम लेके गए थे, हम चारों तरफ उसको डालते रहे और हम ऊपर पहुंच गए। और फिर अपने जवानों के साथ, आई थिंक वो जिंदगी की सबसे अच्छी पार्टी थी सर। उससे बढ़िया कराची का हलवा और खीर खाई गई सर, वो भी टोलोलिंग टॉप और तिरंगे के नीचे बैठ के। तो दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री ऑफ टोलोलिंग। सर, आप मेजर गुप्ता का एक इंसिडेंट बता रहे थे कि जब इस अटैक के दौरान जैसे मैंने आपको बताया खाने को नहीं मिलता था, तो जब अटैक से पहले भी मतलब लोग भूखे भी थे, और तो किसी तरीके से चाय थी जो कहीं पे अरेंज हुई थी, किसी जवान ने अपने बैग में था, तो थोड़ी थोड़ी हम लोगों को आधा कप चाय पी रहे थे। तो हम उनसे बात कर रहे थे, तो एक जवान उनसे बोलता है, मेजर गुप्ता थे, ये अटैक से पहले सर, ये जस्ट अटैक से पहले की बात है कि हम शायद लौट के आएंगे या नहीं लौट के आएंगे। तो मेजर गुप्ता थे, उन्होंने उस समय बोला था कि मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लौट के आएंगे और हम एक बड़ी पार्टी करेंगे, और वो पार्टी मैं स्पॉन्सर करूंगा। लेकिन कहते ना कि वो जीत तो मिली जिसका उन्होंने विश्वास दिलाया था, बट जो जीत के नायक थे जब हम वापस लौटे तब वो हमारे साथ नहीं थे। तो वो पल हैं जो हमेशा जब वो बोल रहे थे, आई थिंक वो मेमोरीज हमेशा हमारे माइंड में फ्रीज हो गई हैं। और आई थिंक टोलोलिंग की विक्ट्री में मेजर विवेक गुप्ता एक शेर की तरह लड़े थे, कोबरा उनका कोड नेम था, एंड उन्होंने एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी टोलोलिंग की विक्ट्री। सर, आगे का हम बैठ करके कर लेते हैं। जब हमें टोलोलिंग पे विक्ट्री मिल गई थी 13 जून को, उसके बाद जो नेक्स्ट पीक थी हम फॉर 0.5140, वो 13 जैक को टास्क दिया गया था। लेकिन क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम उस पोजीशन को, टोलोलिंग को डिफेंड करना बहुत जरूरी था। और आपको पता है पाकिस्तान हमेशा काउंटर अटैक में बिलीव करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी थोड़ा सा डिफेंस इतने एक्टिव नहीं होंगे, लोग चेंज हो रहे होंगे। इनफैक्ट जब तक 5140 ऊंचा हाइट है, पीछे है, उनके पास है, तब तक तो बहुत ज्यादा रिस्क। तो वो जो कॉम्प्लेक्स था उसकी हाईएस्ट पीक 0.5140 थी जो पीछे थी। तो एज यू राइटली से कि जब तक हम 0.5140 को नहीं कैप्चर कर लेते, उसको डिफेंड करना हमेशा मुश्किल होगा। तो उस समय हमें डिफेंड करने को टोलोलिंग वगैरह बोला गया। और 13 जैक की जो यूनिट थी, जो उस समय कर्नल जोशी थे, उनके लीडरशिप में वो वहां पे आई। कैप्टन विक्रम बत्रा भी साथ थे। और हमने उन लोगों को पूरी ब्रीफिंग करी कि एनिमी की जनरली क्या टेक्निक्स होती है, आपके कैसे स्नाइपर फायर्स आ सकते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर लड़ाई में हमने देखा पाकिस्तान ने अपने स्नाइपर फायर को बहुत इफेक्टिवली यूज किया, कि जो पीक पे हम लोग पूरा ध्यान होता था और लगता था फायरिंग भी वहीं से आ रही है, वो लोग साइड से आ जाते थे और साइड से अटैक कर स्नैप लेते थे, एंड जनरली वो ट्राई करते थे कि लीडर को मार दे, तो जिससे आपका अटैक बीच में हो जाए। तो ये सारी चीजें थी कि किस तरीके से पाकिस्तान की टेक्निक्स है, कितने उनके बंकर थे। क्योंकि टोलोलिंग में देख के
हमें काफी कुछ आइडिया मिल गया था कि किस तरह के उन्होंने बंकर्स बना रखे हैं, कौन से मटेरियल्स हैं, कितना आर्म्स अम्यूनिशन है, कितनी एमएमजी वगैरह है। तो 3-4 दिन फिर हमने नेक्स्ट प्लानिंग करी। हम का जो अटैक था उसमें धीरे धीरे हम लोगों ने एक एक करके चढ़ना शुरू किया। हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यूअस आर्टिलरी की फायरिंग कर रहे थे और एक एक बंकर कैप्चर कर रहे थे। वो एक सीक्वेंस में थे बंकर। लाइक अगर आप 0.5140 पे जाओगे तो वो एक तरह से बीच में एक पूरा वो 10 बंकर थे, रिच पे बंकर थे, एक के बाद एक छोटे छोटे रिच पे। तो एक एक करके हमने रादर देन लॉन्चिंग वन अटैक सब करने के, हमने उसको एक एक करके कैप्चर करना शुरू करा। और उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी रीइंफोर्स नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आती तो हम आर्टिलरी फायर करते। तो वो धीरे धीरे हमने 2 दिन के अंदर कैप्चर कर लिया। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को 0.5140 के लिए ही वाज वन ऑफ द लीडर, जामवाल सर और कैप्टन जामवाल और कैप्टन विक्रम बत्रा। इनफैक्ट 2-3 मुझे इंसिडेंट्स भी याद है जो खासतौर से कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ। तो ही वाज वेरी पॉजिटिव ऑफिसर, फुल ऑफ जोश। लोग क्वाइट थे बट वो बहुत बात करने में विश्वास करते थे, राइट। ही वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि ये करेंगे वो करेंगे। और जब मैं उनको स्नाइपर फायर के बारे में बता ही रहा था तो आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि सर अभी तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस डिपो में एक ऐसी गोली बनी नहीं है जिसपे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो, राइट। तो मतलब उसके अंदर जोश बहुत था और बहुत पॉजिटिविटी थी, कुछ नहीं हो सकता, लाइक हम जीतेंगे। और वो बहुत एक्साइटेड था कि मुझे अब पहले अटैक के लिए जाने का मौका मिल रहा है। और लाइक उसने कहा टोलोलिंग बहुत बड़ी विक्ट्री थी जो आप लोगों ने जीत ली और अब हमारी बारी है, अब हम अगला टारगेट जीत के दिखाएंगे। इनफैक्ट आई रिमेंबर वी वर ऑल्सो टॉकिंग कि जैसे मैंने बताया मेरी अभी शादी हुई है, मेरी वाइफ देहरादून में है, तो ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि मुझे अक्टूबर में शादी करनी है। एंड इनफैक्ट हम लोग इतना क्लोज हो गए थे उन 2-3 दिन में, क्योंकि कहते हैं ना जब डिफिकल्ट परिस्थिति होती है तो आप बॉन्ड ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो 2-3 ही यंग ऑफिसर थे तो बहुत खुल के बात कर रहे थे। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर आप मेरी शादी में जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी आप आएंगे जरूर। और मैंने विक्रम को प्रॉमिस किया था कि भाई कोई भी छुट्टी लेनी पड़े, सियाचिन में पोस्टेड हो, कहीं पे भी हो, बट तुम्हारी शादी में आई विल डेफिनेटली कम एंड डांस। लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी में हर चीज वैसी नहीं होती। तो 20 जून को फिर ये 13 जैक ने अटैक किया 0.5140 पे। उन्होंने वहां पे जीता और वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स था, दराज का जो मेन थ्रेट था, वो हम लोगों को हासिल हो गया। उसके बाद हम सारे लोग नीचे आ गए थे। 10 दिन के लिए हमारा रेस्ट का पीरियड था अपने आप को संभालने का, जिससे कि पहले हम नेक्स्ट अटैक लॉन्च करें जो 3 पिंपल्स लो नील का था। आपको अभी पता था सर कि अगला और एक अटैक में जा रहे हैं? नहीं पता था। हमें लगा हमने काफी कुछ कर लिया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है। तो हम नीचे आ गए 2-3 दिन, मतलब इतने दिन से नहाए नहीं थे, सही से खाया नहीं खाया था। जब टोलोलिंग हमने जीत लिया तो थोड़ा सा हमारी सप्लाई लाइन खुल गई, तो नीचे एटलीस्ट खाना मिल गया। तो आराम से खाया, 2-3 दिन अपने आप को रेस्ट किया। हाँ, और हमें लगा कि शायद जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी यूनिट है। लेकिन 6 दिन बाद ही राजपुताना राइफल को दोबारा अटैक मिला कि आपको 3 पिंपल्स लो नेल कॉम्प्लेक्स करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें टाइगर हिल और पूरा एरिया जीतना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि विनिंग टीम हमेशा रहनी चाहिए। तो कर्नल रविंद्रनाथ ने बोला मुझे वही आर्टिलरी ऑफिसर चाहिए जिन्होंने की टोलोलिंग में भी वो किया था। तो आई थिंक हम लोगों का आपस में विश्वास था ये करके। तो 6 दिन बाद ही हम दूसरे अटैक के लिए फिर चले गए। इनफैक्ट सर इस तरह के माहौल में ना जवानों का भी बड़ा विश्वास हो जाता हाँ, है। उनको लगता है कि साहब वो जो आरटी वाले साहब हाँ उनका बहुत अच्छा होता, वो बहुत जहाँ हमने बोला वही उन्होंने जहाँ बोला वहां मारा। वो क्या है सर कि उस समय फिर वो टीम की जरूरत हो जाती है सर। तो और आई थिंक मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक लीडर जैसे कर्नल रविंद्रनाथ, उन्होंने विश्वास किया और बोला कि मुझे वही आर्टिलरी ऑफिसर चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और एक अटैक में फिर जाने का मौका मिल रहा था। तो ये तो एक लेगेसी होती है, मतलब ये तो लड़ाइयाँ कितने कितने सालों में होती है। तो अगर हमें लग रहा था कि कुछ भी हो, हम उस लेगेसी का पार्ट है और इस इम्पॉर्टेंट चीज को हम कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब आपने जितने भी नाम बताए वो सारे मैं कहूँगा कि सीओ से लेकर और बत्रा सर तक, अनुज नैयर सर, गुप्ता सर, आचार्य सर, मतलब सभी एक से बढ़कर एक हैं। सब एक से बढ़कर एक है। हर किसी में जोश था और अपने पर्सनल रिलेशन, अपनी पर्सनल से ऊपर उन्होंने हमेशा देश को रखा। और यही था कि
हम जब तक हम यहाँ पे हैं, इंडियन आर्मी है, देश के लोग सो सकते हैं चैन से, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है इंडियन आर्मी पे। और जब भी हम आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा हम दुश्मन से, हम इसलिए नहीं करते कि हम दुश्मन से हेट करते हैं, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो भी एक है। हम शायद इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमें अपने देशवासियों से, देश से प्यार है सर। और वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए 3 पिंपल वाला जो अटैक है इसको भी हम मैप के ऊपर ही कर लेते हैं सर। श्योर। सो टोलोलिंग की सफलता के बाद हमने अगले 5-6 दिन में 0.5140 जीत लिया और उसके बाद हम लोग उस कॉम्प्लेक्स से नीचे आ गए थे रेस्ट एंड रिक्यूप के लिए। 25 तारीख को 2 राजपूताना राइफल को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अटैक का प्लान दिया गया। ये आप देखिए एक कॉम्प्लेक्स था पूरा, जिसको हम एक नॉल कॉम्प्लेक्स बोलते थे। इसमें 3-4 मेन फीचर थे, जैसे एक नॉल था, 3 पिंपल्स थे। 3 पिंपल्स, 3 चट्टानें थी जो बिल्कुल टॉप पे थी और उसके नीचे वर्टिकल हाइट थी पूरी, और एक लो हिल थी जो अगेन एक सिंगल चट्टान थी लेकिन ऊपर तक जा रही थी और ऊपर थोड़ा सा फ्लैट एरिया था। इस अटैक का प्लान जब कर्नल रविन्द्रनाथ को दिया गया तो वो चाहते थे कि उनके साथ सेम विनिंग टीम हो, और मैंने भी टीम को ज्वाइन किया। ये इस प्लान का हमने किया 28 को अटैक प्लान हुआ था, लेकिन हाँ कुछ चीजें थी जो इसमें हमारे विपरीत हो गई थी। सबसे बड़ी बात थी, आपको जैसे पता होगा, सारे अटैक नाइट में होते थे। क्यों? क्योंकि एनिमी हमें टॉप से देख रहा है हर तरफ से। अगर हम दिन में अटैक करेंगे तो बिल्कुल खुलेआम हमारे ऊपर फायर करके, क्योंकि हम लोग एक्सपोज हैं, वो बंकर के अंदर है, आर्टिलरी का फायर, सब कुछ उसके लिए आसान हो जाता है। तो हमें अपने उसके लिए सारे अटैक नाइट में करने पड़ते थे। वो फिर भी हमें नाइट विजन डिवाइस से देख सकता है, लेकिन फिर भी नाइट विजन डिवाइस में आपको इतना क्लियर नहीं दिखता और अंधेरे का फायदा उठाते हुए हम काफी पास तक पहुंच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हमें ये अटैक का ऑर्डर मिला तो उस समय ये नियरली फुल मून नाइट थी, मतलब एनिमी हमें रात में भी नियरली एज क्लियर एज डे देख सकता था। तो जब हम लोगों ने यहां पे अपना प्लान किया और ये डिसाइड किया कि इस जगह रोड से थोड़ा ऊपर हम अपना फर्म बेस बनाएंगे। इस फर्म बेस पे हम लोगों ने डिसाइड किया, फिर हम 3 डायरेक्शन में 3 कंपनियां जाएंगी, जो एक नॉल के लिए, 3 पिंपल्स के लिए और लोन हिल के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स कंपनियों को दिए गए थे। अगेन हमारी जो आर्टिलरी गन्स थी, जो हमने टोलोलिंग में सक्सेस हासिल की थी, तो हमें पूरा विश्वास था कि इस बार भी हम आर्टिलरी गन्स का यूज करेंगे और एनिमी को एक तो उस एरिया, उन टारगेट को सॉफ्टन कर देंगे, मतलब काफी कुछ नुकसान पहले ही पहुंचा देंगे, तो एनिमी वहां उस स्थिति में ना बचे लड़ने के लिए। कुछ एनिमी फिर भी बच जाएंगे, लेकिन उनकी जो उतनी पावर होगी, उनके आर्म्स, अम्यूनिशन, गन्स, वो काफी कुछ वीक हो जाएंगे। तो हमने जो अपनी गन्स का डिप्लॉयमेंट किया था, वो 6 बैटरी थी, 6 लोकेशन थी, जिसमें कि नियरली 70 गन्स थी जो टोटल अलग अलग जगह से यहाँ पे फायर कर रही थी। तो आरटी की एक फायर यूनिट में 6 बड़ी गन्स होती हैं, जैसे 6 बोफोर्स की बैटरी वो एक फायर यूनिट कहलाती है। तो इस तरह हमारे पास लगभग 12 फायर यूनिट थी, 72 गन ओवरऑल थी हमारे पास, जो इन टारगेट्स को रजिस्टर किया। जब हम अपने फर्म बेस से यहाँ पहुंचे थे तो सारी कंपनियों को लिंकअप होना था और यहाँ पे कर्नल रविन्द्रनाथ हम लोगों को एड्रेस कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एनिमी भी अपने सर्वेलेंस करता रहता है, उसको आइडिया लग गया, उसको पता चल गया कि हम यहाँ से अटैक लॉन्च करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली एनिमी ने अपनी जितनी गन्स थी, जो कि उनकी इस सारी रेंज से यहाँ पे थी, उन्होंने फर्म बेस के ऊपर बहुत तगड़ा फायर किया और एयरबस्ट यूज किया। एयरबस्ट कैसे फायर होता है? जो आपके जमीन से 50 मीटर 40 मीटर ऊपर फट जाता है। तो आप सोचिए 40 किलो का एक आर्टिलरी का बम है, 50 मीटर ऊपर फटेगा तो उसमें से हजारों शार्पनर निकलते हैं जो गोलियों की तरह जाते हैं, और इवन इफ अगर आपने कोई आड़ ली है वो आपको हिट कर सकता है क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे एनिमी ने फायर किया, लगभग 4 साढ़े 4 पे हमारे ऊपर फायर आया। बहुत भीषण फायर था और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था और हमारे काफी लोग इस फायर में घायल हो गए थे। इनफैक्ट कैप्टन विजयन थापर जो अपनी पूरी टीम के साथ तैयार थे, वो नीचे स्पर में जंगल था इसके साइड में एक तरफ, उसमें चले गए थे फायर से बचने के लिए, और जब तक वो रीग्रुप हुए तो हमारा टाइम शुरू हो गया था, तो इसलिए अटैक शुरू हुआ, उन्होंने बाद में लिंकअप करा। एनीवे एनिमी को लगा कि इतना भीषण फायर किया तो शायद अब हम अटैक नहीं करेंगे, बट ये इंडियन आर्मी थी
और कर्नल रविंद्रनाथ ने बोला कि कुछ भी हो जाए, हो सकता है हमारे बहुत लोग 50 लोगों से ज्यादा इंजर्ड हो गए, बट फिर भी हम अटैक करेंगे क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है और अब एनिमी को भी लगेगा कि शायद ये भारतीय फौज अब नहीं आएगी। तो हमने यहां पे अटैक शुरू किया अलग अलग डायरेक्शन से। लेफ्टिनेंट कैंगरूस को एक बहुत बड़ी कमांडो भूमिका मिली थी कि जिसमें एक गन्स थी, यहाँ पे एक एनिमी की एमएमजी थी जो लगातार हमारे अटैक को रोक रही थी और उनका काम था इस पर्टिकुलर एमएमजी को न्यूट्रलाइज करना। आप लोग कहाँ से जा रहे थे सर? हम लोगों ने यहाँ पे एक ये था हमारा, एक हमने ये वाला रास्ता लिया था जो सीधा लोन हिल की तरफ जा रहा था, क्योंकि लोन हिल को कैप्चर करना बहुत जरूरी था, जिससे कि जब तक लोन हिल हम कैप्चर नहीं करेंगे यहाँ पे अटैक होता रहेगा, फायर आता रहेगा। और एक हमने इनके बीच में से था जिसका एम था 3 पिंपल्स एरिया में जाना। तो ये अलग अलग यूनिट शुरू हुई थी। इसमें जो हमारे मेजर आचार्य थे वो लीड कर रहे थे अल्फा कंपनी को, और मेजर मोहित थे वो डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे। जो लेफ्टिनेंट कैंगरूस था उनका काम था इस एमएमजी को न्यूट्रलाइज करना। इस एमएमजी का ये एक बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे थी और इस पे चढ़ने का रास्ता केवल उसके नीचे से ही था। इनफैक्ट उन्होंने अपने शूज निकाल दिए थे और वो नंगे पैर इस पहाड़ की चोटी पे चढ़े क्योंकि शूज में फिसल रहे थे, और यहां तक जाके उन्होंने उस एनिमी की एमजी को न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुआ और उनकी यहां पे डेथ हो गई थी। मेजर आचार्य इन 3 पिंपल जो 3 थे यहां तक पहुंच गए थे और पहले बंकर में जब वो अटैक कर रहे थे तब उनको गोली लगी थी और वो भी वीर, पता ये जो एक अटैक था बहुत भीषण अटैक था। इतनी फायरिंग के बाद भी, क्योंकि एनिमी प्रिपेयर था पूरा, उसने यहाँ पे हमारी फायरिंग करके हमें वीक किया था, लेकिन फिर भी हमारे जो वीर योद्धा थे, ऑफिसर्स थे, जवान थे, उन्होंने अटैक को जारी रखा। तब तक कैप्टन विजयन थापर की टोली यहाँ पहुंच चुकी थी और उन्होंने इन दोनों को भी कैप्चर किया, और तब तक मेजर मोहित ने लोनिन वाले को कैप्चर कर लिया था। तो ये पूरी रात लड़ाई चली थी और अगले दिन जाके पूरी रात, अगले दिन पूरे लड़ाई चली थी और नेक्स्ट डे हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को फाइनली कैप्चर किया। अब टोलोलिंग लोन हिल कॉम्प्लेक्स पूरा जिसमें 3 पिंपल्स आता है, ये पूरा हमारे पास आ चुका था, जिससे कि टाइगर हिल का अटैक हमारे लिए बहुत इजी हो गया था। नहीं तो जब तक ये चीज हमारे पास नहीं आती हम टाइगर हिल पे अटैक लॉन्च नहीं कर सकते थे। सो 28 जून को ये शुरू हुआ था और फाइनली 29 की शाम तक हमने ये किया था। इसके मॉपिंग अप ऑपरेशन कर चलते रहे थे, जो कि 29, 30 और 1 जुलाई तक हमने जो छोटे मोटे आसपास के बंकर्स थे जिसमें कुछ जवान थे, फाइनली हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 1 जुलाई तक पूरा एनिमी से खाली करा लिया था। थापर सर का सर कहाँ पे हुआ था? इस लड़ाई में जब कैप्टन विजयन थापर यहाँ पे पहुंचे थे और मैं बिल्कुल लोन हिल और 3 पिंपल्स के पास था, तब हम दोनों को गोलियां लगी। मुझे स्प्लिंटर्स लगे थे, कैप्टन विजयन थापर को गोली लगी थी उनको, और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। 3 ऑफिसर्स को हमने लूज किया था यहाँ पे। इवन जब मुझे गोली लगी तब हम बिल्कुल इसके जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके पास थे, तो मेरे हाथ में स्प्लिंटर्स लगा था और मैंने अपने स्प्लिंटर्स के ऊपर जो फील्ड ड्रेसिंग है उस बांध के चलना जारी रखा, क्योंकि अगर उस समय आर्टिलरी का फायर रुक जाता तो हमारा पूरा अटैक फेल हो सकता था। और 1 घंटे तक हम उसी स्थिति में चलते रहे, मेरे ब्लड निकलता रहा। इनफैक्ट 1 घंटे बाद इतना ब्लड निकल गया था बॉडी से कि मैं बेहोश हो गया, और हाथ को मैंने अपने सिर के ऊपर बांधा था मिनिमाइज करने के लिए ब्लड। जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था, फिर उसने, इनफैक्ट मैंने उसको बोला अभी तुम किसी को नहीं बताओगे कि मुझे गोली लगी है, क्योंकि कई ऑफिसर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। ऐसे में लोगों का मोरल और भी डाउन हो जाता है कि अगर आपके लीडर्स को गोली लगी है। इस कंडीशन में जब मैं यहां पे बेहोश हो गया, तब मेरे रेडियो ऑपरेटर, और उसमें जब तक हमारा आर्टिलरी फायर स्टॉप हो चुका था, फाइनल मॉपिंग अप ऑपरेशन कर रहे थे, तो आर्टिलरी का रोल खत्म हो चुका था। उस कंडीशन में हमने वापस आना शुरू किया। इनफैक्ट कोई चांस नहीं था कि हम वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बॉडी का नियरली आधा ब्लड बह चुका था, एक एक कदम चलना मुश्किल था। सर ये फर्स्ट रात को थी, सेकंड रात को? फर्स्ट नाइट को। नेक्स्ट डे तो जस्ट मॉपिंग अप हुआ है, जब मेन अटैक हुआ था 29 जून को। तो
तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं वापस पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा इस कंडीशन में, बट एक दिल में था कि हमें दुश्मन से फिर लड़ना है, और अगर कुछ भी है तो देश के लिए जीना है, मरना नहीं है। Of course, sir. तो इस विश्वास के साथ बस मैंने एक जने लिया। मुझे जेसीओ ने बोला साहब आप 3-4 लोगों को लेके जाओ, क्योंकि ऑपरेशन नियरली खत्म हो रहा है और आप अकेले नहीं जा पाओगे। बट हमें पता था कि पाकिस्तान काउंटर अटैक करेगा इस जगह से, इसलिए हम वहां से लोगों को नहीं हटा सकते थे। तो मैंने कहा जस्ट एक मेरा रेडियो ऑपरेटर, उसका भी रेडियो टूट चुका था, हम दोनों ही जाएंगे और पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। बस मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन था कि जब भी मैं बेहोश होकर गिर पड़ूँ आप पानी डालो, मुझे होश में लाओ, आई विल टेक वन मोर स्टेप। आई थिंक ये मेरे जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट जर्नी थी, और 5-6 घंटे लगे ऊपर से नीचे आके। बहुत बार मैं बेहोश हुआ, बेहोश भी क्या, जस्ट गिर पड़ा, उसने फिर पानी डाला, होश में लाया। कोई आपको उठा नहीं सकता, आपको खुद चलना है। तो 5-6 घंटे बाद पहुंचा यहाँ पे। कैप्टन वासु जो हमारे एएमसी के ऑफिसर थे वो मुझे इस जगह मिले अपने फर्म बेस के ऊपर, और उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ, उन्होंने जस्ट मुझे अपना ड्रेसिंग वगैरह किया, और यहाँ पे हमारा गुमरी में फील्ड ड्रेसिंग ऑपरेशन था, यहाँ पे मुझे लेके आए। यहाँ पहला ऑपरेशन इसी जगह हो गया था, श्रीनगर, एंड फिर श्रीनगर से 2 ऑपरेशन के बाद दिल्ली। सो ये पूरी जर्नी थी इस अटैक की, बट फाइनली 3 ऑफिसर्स ने अपना बलिदान दिया। मैं घायल हो गया, इवन हमारे एएमसी ऑफिसर को भी स्प्लिंटर्स लगे थे, बट फाइनली हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जीत हासिल की। सर इनफैक्ट आपने मेजर आचार्य सर के साथ में भी काफ़ी काम किया वहाँ पर उस समय पे, एंड वो आपके साथ में थे। इनफैक्ट उनके भाई भी राजपूताना राइफल्स में सत्र राजर में हुआ है सर। मुझे लगता है मेजर आचार्य बिल्कुल एक डिफरेंट ऑफिसर थे, एंड आई थिंक आई एम सो इंस्पायर्ड विद हिम। दैट टाइम आल्सो वी वर जूनियर ऑफिसर, तो हम हमेशा उनकी तरफ देखते थे, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल। सो ही वाज द, उनमें हमेशा क्या था, जवानों के सामने हर चीज को खुद लीड करते थे सामने आके। जैसे टोलोलिंग में भी मैंने देखा था, जब वो आए थे तो सबसे आगे थे, जवानों को लीड कर रहे थे। बट बड़ी उनकी पर्सनालिटी के 2 पहलू थे, जैसे आपने लिखा ना मॉन्क एंड वॉरियर, ही वाज अ वॉरियर बट ही वाज अ मॉन्क आल्सो। यू नो, ये इतने 2 एक्सट्रीम चीजें वो एक साथ कैरी करते थे। तो जब हम 3 पिंपल्स की लड़ाई से पहले जा रहे थे, मुझे याद है मेरा उनसे एक डिस्कशन चल रहा था कि इतने डिफिकल्ट कंडीशन में, जिसमें आपको खुद नहीं पता कि आप कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यू थिंक अबाउट अपने वाइफ के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। और उस समय मैम प्रेग्नेंट थी जब ये अटैक चल रहा है, राइट। तो उस समय उन्होंने मुझे कई बातें दी जो उन्होंने गीता से ली थी, राइट। मतलब उन्होंने उस समय बोला कि गीता में लिखा है कि अपना कर्म करो, है, फल की इच्छा मत करो। अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं तो, और आज की डेट में जो हम ये युद्ध कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। और अगर आप देखो उसी समय जब हमने ये लेटर्स लिखे थे, उन्होंने भी अपनी वाइफ को लेटर लिखे थे, और उन्होंने लिखा था कि इस समय तुम्हें जो महाभारत और गीता की कहानियां सुननी चाहिए, क्योंकि दैट विल इम्पैक्ट जो आपके होने वाले बच्चे के लिए, यू नो। सो मैं शायद कहना चाहूंगा, वो एक पहले अवसर मैंने देखे थे कि एट द फेस, जब हमने उन्हें पहले देखा तो लगा बहुत ही रफ, टफ, रूड ऐसे है, राइट। और वो पूरा साउथ इंडियन थे, लेकिन वो क्योंकि जाट कंपनी को वो लीड कर रहे थे, वो बिल्कुल जाट बन चुके थे। उनको वैसे भी उनका निकनेम ताऊ था, ताऊ बोलते थे उनको। तो ये होती है एक लीडरशिप की आप अपने आप को अपने जवानों के हिसाब से ढाल लो, और उनके जवान उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। बट दूसरा पहलू उनका ये था कि वो एक बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही मेडिटेशनल थे और इन बातों में थे, एंड इसीलिए वो उस लड़ाई के उस माहौल में भी ही वॉज टोटली काम। वो एक काम डिसीजन ले सकते थे, जो बहुत मुश्किल होता है जहां पे युद्ध में हर तरफ गोलियां चल रही हैं और वो कर रही हैं। तो शायद मैं लकी था कि मैं एक ऐसे ऑफिसर, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन थापर, विवेक, यू नो, इन सब के साथ इतने क्लोजली बात कर पाया इस अटैक में। सर कैप्टन अनुज नैयर आपके कोर्समेट थे? कैप्टन अनुज नैयर मेरे से जूनियर थे, हम दोनों एको स्क्वाड्रन के थे, और वो मुझसे 2 कोर्स जूनियर थे। एंड कारगिल के समय जब हम लोग दोनों दरास में मिले थे, जब शायद फ़ोन की लाइनें टूट चुकी थी, लेकिन बीच बीच में कभी सही होती थी, तो हम दोनों लाइन में लगे हुए थे अपनी फैमिली से बात करने के लिए। तो अचानक मुझे अनुज दिखा, और
हम लोग इतने क्लोज थे कि वी वर लाइक ब्रदर्स, सर क्योंकि जब आप एकेडमी से निकल जाते हो तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। Scotland type. यस यस, एंड कैप्टन अनुज नैयर ने मुझे बोला था कि सर शायद एकेडमी में तो कुछ चीज़ें कर नहीं पाया, बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है उसकी भरपाई कर दूंगा। और कुछ दिनों, सो ही वॉज गिवन ए अटैक, तो उन्होंने बोला उस अटैक के लिए मुझे एक टास्क मिला है और मैं इस अटैक को पूरा करके अपने पूरे स्क्वाड्रन को, अपनी यूनिट को, यू नो, एक उनके लिए मैं एक अच्छी मिसाल पेश करूँगा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर मेरी मैरिज भी तय हो गई है, मदर फादर ने एक लड़की देख ली है, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। सर तो ये भी मुझे याद है उन्होंने शेयर किया। और वो उस समय अपनी, जिस समय फ़ोन पे खड़े थे, वो अपनी फियांसी से ही बात करना चाह रहे थे। तो आई थिंक वो याद, मुझे वो भी मुलाकात याद है। बट हाँ, उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी यूनिट चले गए और फिर हम कभी नहीं मिले। बाद में मुझे जस्ट पता चला कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो मैं उनकी मदर से मिलने गया, जो अभी भी दिल्ली में हम मिलते हैं। बट आई थिंक वो कमी जो होती है वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो आपके कोर्समेट हैं, जो आपके साथी हैं, जो यूनिट ऑफिसर हैं, वो एक तरह से आपकी फैमिली का पार्ट है। सर तो लड़ाई आप जीत सकते हो, लेकिन शायद आपकी एक आत्मा का पार्ट, आपकी लाइफ का एक पार्ट उनके साथ चला जाता है। और वो एक चीज़ है जो हम कभी रियलाइज नहीं करते बैठ के, कि वो एक बहुत बड़ी कमी है जो हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। जिन्होंने हमारे हाथों में वीरगति प्राप्त की है, हमने अपनी देखा कि वो जा रहे हैं, फिर भी हम रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें पहले वो लक्ष्य हासिल करना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है फौजी की, और उस समय उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये डिसीजन लेने पड़ते हैं डिफिकल्ट स्थिति में। तो दुश्मन से लड़ने के अलावा उस मेंटल स्टेटस से लड़ना और विजय पाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सर। सर लेट्स टॉक अबाउट आपकी इंजरी, और जब आप शायद रिकवर कर रहे थे उस समय आपके साथ और एक लेजेंड मिले सर। यस 21 पैरा एसएफ के मेजर दीपेंद्र सिंह। यस। तो मेरे जब मैं इंजर्ड हो गया, जैसे मैंने बताया, मैं नीचे चल के आया, इंजर्ड हो गया। एक ऑपरेशन गुमरी में हुआ, फिर हमें श्रीनगर शिफ्ट कर दिया। श्रीनगर में दूसरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि कई जगह स्प्लिंटर से बहुत ज़्यादा घाव थे, खून बहुत बह चुका था। उसके बाद उन्होंने हमें दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो सर आपकी कहाँ कहाँ इंजरी हुई थी हाथ में? तो मेरे ये जो हाथ था, ये स्प्लिंटर से पूरा उड़ गया था। अभी ये प्लास्टिक सर्जरी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट है जो पूरा सही नहीं हो पाया, और एक स्प्लिंटर मेरे पैर के को चीरता हुआ निकल गया था। सर तो मल्टीपल सर्जरी थी, जिसके लिए फिर उन्होंने हमें बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। तो बेस हॉस्पिटल में वहाँ पे भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो लड़ाई में नहीं थे, लेकिन घायल होकर आए थे। और मुझे याद है, मैं अपने रूम में था, तो अचानक ही शोर मचा कि मेजर सेंगर फिर आ गए, मेजर सेंगर। तो उस समय तक मुझे पता नहीं था कौन है मेजर सेंगर। तो हम उनसे मिलने गए, एंड यू नो, सरप्राइजिंगली ही वाज स्माइलिंग। सर तो हमने हेलो कह के अपना उन्हें इंट्रोडक्शन दिया कि हम इंजर्ड हो गए हैं। तो पता चला वो 3 महीने पहले हॉस्पिटल में थे, सही होके गए थे। वो इमीडिएटली ऑपरेशन में दोबारा चले गए और दोबारा इंजर्ड होके वो आए थे। तो हम दोनों एक ही रूम में थे, एंड आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन थे। जिस हिसाब से उनका एटीट्यूड था, जिस हिसाब से डिफिकल्ट चीज़ों को सहने की शक्ति थी, और हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ। तो हम लोग का बहुत लंबा समय साथ बीता है। सर की शादी भी वहाँ पे तय हुई। हम लोग साथ साथ हम लोगों ने NIT का कोर्स किया, क्योंकि हम दोनों को ही लगा कि हम छोड़ेंगे तो नहीं। अगर हम इतने इंजर्ड हो गए कि आर्मी में हमें दोबारा मोर्चे पे या फील्ड में नहीं भेजा जाएगा, तो वी विल मेक अवर मार्क इन कॉर्पोरेट और आउटसाइड। तो कहीं पे भी सफलता के लिए आपके जो वैल्यू सिस्टम है, जो क्वालिटी है, वो सेम है। तो आई थिंक हम दोनों ही इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर थे कि आर्मी और आउटसाइड, बट वी विल कंटिन्यू टू सर्व अवर नेशन, एंड ऑलवेज से नेशन कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इनफैक्ट सर, जब आपने अभी ये बताया, तो वो कौन सी घड़ी थी? बिकॉज आप एक्स एनडी हैं सर, एंड तो आपने कब डिसाइड किया कि यार अब मेरे को MBA करना है? आपने FMS से MBA किया सर, एंड आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं FMS में, एंड मेरे तो कॉलेज के सामने होता था इनफैक्ट, तो मेरे को अच्छे से पता है सर FMS का। तो कब आपने डिसाइड किया यार कि FMS जाना है, या कैट का एग्ज़ाम देना और IIMS और FMS के लिए ट्राई करना है? इनफैक्ट मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा सर कि वो भी आपने तब किया जब आपके हाथ में टाटा ग्रुप से ऑलरेडी एक ज्वाइनिंग लेटर था। राइट। तो सबसे पहले सर वो टाटा ग्रुप वाला का तो सबसे पहले तो डिसीजन इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आपकी इंजरी परमानेंट है, और
परमानेंट इंजरी के साथ आप कभी फील्ड में नहीं जा पाओगे, अच्छा, तो आपको हमेशा दिल्ली मुंबई ऐसी जगह ही रहना है। एंड मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने एनडीए ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि अब मैंने एनडीए ज्वाइन कर लिया एंड देश के लिए लड़ाई लड़ी, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। और अब अगर मुझे बैक एंड में मतलब ऑफिस जॉब में बैठना है तो शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। और एक बात से मैं बहुत कन्विंस था कि लाइफ में कुछ करने के लिए जो क्वालिटीज होती हैं वो सेम होती हैं, और वो शायद एनडीए ने, सैनिक स्कूल ने और आईएमए ने और मेरी यूनिट ने और सबसे ज्यादा कारगिल वॉर ने वो मुझे सिखा दिया कि आई विल नॉट गिव अप, कुछ भी हो जाए आई विल नॉट गिव अप, राइट। तो वो अपने बिलीफ था। लोगों ने बहुत समझाया कि तुम्हें पढ़ाई छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, एनडीए वाले तो हम लोग 12th के बाद तो मतलब डिफरेंट चीज की पढ़ाई करते हैं, तो बट नॉर्मल पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट आई हैड बिलीव कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। तो पहले ये डिसाइड किया कि ठीक है, वी विल डू समथिंग आउटसाइड। क्या करना है ये नहीं पता, तो जो हमारे चीफ थे, जनरल मलिक थे, हमारे एजी थे, उन लोगों ने बोला कि तुम देश के वॉर हीरो हो, राइट, और कितनी कंपनीज हैं जो अभी कारगिल वॉर के साथ आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं, तो तुम इतना डिफिकल्ट जर्नी क्यों ले रहे हो एमबीए करने की। मैंने कहा सर, मैं जो भी मैंने देश के लिए किया वो मेरा अपना कन्विक्शन था, मेरी अपना पेट्रियोटिज्म था, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया, मुझे उसका प्राइज नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इसलिए जॉब दे कि मैं कारगिल वॉर हीरो हूं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं फिर भी बात करता हूं। और उस समय टाटा ग्रुप हमें काफी जो था मदद कर रहा था पूरे आर्मी के लिए, और उसने एक फंड सेटअप किया था। तो उन्होंने मिस्टर रतन टाटा से बात की कि मेरे पास एक कारगिल वॉर हीरो इंजरी की वजह से जिसको अब बाहर आना पड़ेगा, तो आप हेल्प किए। तो रतन टाटा ने तुरंत अपने एचआर हेड को बोला कि आप इससे बात करिए, हमारे लिए टाटा ग्रुप का एक प्रिविलेज होगा कि एक वॉर हीरो हमारे साथ काम कर रहा है। तो मिस्टर सतीश प्रधान थे जो उस समय उनके एचआर हेड थे, उनकी अगली दिल्ली विजिट हुई, वो मुंबई में बैठते थे, दिल्ली आए, मुझे बुलाया गया कि आप उनसे जाके मिलिए। तो मैं उनसे मिला, हमारी आधे घंटे की मीटिंग थी जो 2 घंटे चलती रही, क्योंकि कारगिल, टोलोलिंग, आई थिंक इससे ज़्यादा फैसिनेशन कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके वो सुनते रहे, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कैप्टन यू ज्वाइन अस। कौन सी कंपनी मुझसे पूछा, और तुरंत उसी समय उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर बना के दिया। बट मैंने उसको बोला सर थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, और वो भी टाटा ग्रुप जो एक ड्रीम कंपनी है मेरी, लेकिन मैं ये ज्वाइन नहीं कर सकता। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि कोई जिसके पास कोई जॉब नहीं है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर को मना कर रहा है। एंड मैंने उनको वही चीज बोली जो मैंने चीफ को भी बोला था कि सर मैं इसलिए कोई जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहता क्योंकि मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं उसकी कीमत नहीं लेना चाहता। मैं अपने उन वैल्यू पे जो मुझे सिखाया इंडियन आर्मी ने, उन पे मैं खुद कुछ कर सकता हूं। तो और मैंने उन्हें बताया सर मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूं, मैं कोचिंग कर रहा हूं, रात रात भर पढ़ रहा हूं। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि बेटा, एंड ही कॉल्ड मी बेटा, कि बाहर कंपटीशन बहुत टफ है, राइट, मतलब आप तो इतने साल से स्टडी छोड़ के बैठे हो 12th के बाद से, अभी 6 years इन आर्मी, एनडीए, आईएमए 10 years, तो आसान नहीं होगा कैट को क्लियर करना और ये करना। मैंने कहा सर मैं ट्राई करूंगा, नहीं आएगा मैं आपकी हेल्प लूंगा। तो उन्होंने मुझे 15 जुलाई लिख के लेटर साइन करके दे दिया, जो आज भी मेरे पास है, कि अगर आप किसी एमबीए कॉलेज में नहीं, और मैं ये भी बहुत क्लियर था कि सर मैं करूंगा तो टॉप 5 कॉलेज से ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा एमबीए। क्या बात। तो उन्होंने मुझे वो लेटर लिख के दे दिया कि आप 15 जुलाई को ज्वाइन कर लेना, बट आप अपना रिजल्ट का वेट कर लो। बट आई थिंक गॉड वॉज विद मी एंड माई फैमिली, माई वाइफ, एवरीवन वॉज विद मी। इनफैक्ट माई वाइफ वॉज एमबीए, एंड हम लोगों ने खुद हॉस्पिटल के बेड से तैयारी शुरू करी, और मुझसे पहले मेजर सेंगर ने भी तैयारी शुरू करी थी। एंड उन्होंने IIM अहमदाबाद निकाला था, तो मेरे सामने मेरी इंस्पिरेशन सामने थी। तो मेरा भी IIM बैंगलोर में, FMS दिल्ली में, एक्सेलराई में सिलेक्शन हुआ, और सिंस हम दिल्ली में थे तो आई प्रिफर्ड FMS दिल्ली विच वाज वन ऑफ द टॉप कॉलेज। यस सर। एंड फाइनली आई पास्ड आउट विद अ गोल्ड मेडल। सो दैट वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी टू आउटसाइड। बट सर वो डेस्टिनी आपको घुमा के फिर से टाटा ग्रुप में लेकर ही आ गई सर। यस अमेजिंग सर, सीरियसली, मतलब इट शोज लॉट ऑफ वैल्यूज एंड कन्विक्शन कि टाटा ग्रुप ने आपको जॉब दी, आपने उसको रिफ्यूज़ किया एंड बिकॉज आप चाहते थे कि नहीं पहले मैं एमबीए करके जाऊँ। करेक्ट। और मुझे लगा ये बहुत सही डिसीजन था मैंने, क्योंकि मुझे बाद में ये भी लगा कि लड़ाई एक होती है, लोगों की फीलिंग्स होती हैं, बाद में किसी को ये नहीं लगे कि आपने जॉब अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं ली,
बल्कि आपने कुछ देश के लिए किया। तो वो तो हमारा प्राइड है, वो शायद मेरी लाइफ का, मैं अभी भी बोलता हूँ, टोलो लिंक पे फ्लैग ट्राई कलर फैलाना, 3 पिंपल्स में विजय हासिल करना जिंदगी के सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इवन कल को मैं सीईओ भी बन जाऊं तो उससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। लेकिन ये जॉब मैं अपने बल पे लेना चाहता था, और फिर एफएमएस से मैंने गोल्ड मेडल मिला, कैंपस से मैंने विप्रो ज्वाइन किया, फिर मैंने भारती एयरटेल ज्वाइन किया, मैं उनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस को देख रहा था, और फिर मेरे पास एक टाटा ग्रुप का ऑफर आया। उन्हें यह पता भी नहीं था कि मैं आर्मी से रिलेटेड हूँ क्या। मैं जब पूरा इंटरव्यू क्रैक कर लिया, सेलेक्ट हो गया, और मैंने वहाँ पे जनरल मैनेजर और एक फंक्शन हेड की तरह ज्वाइन किया, तब मैंने मिस्टर सतीश प्रधान, जो हमारे एचआर के हेड थे पूरे टाटा ग्रुप के, और रतन टाटा, तब मैंने उनको लेटर लिखा, फ़ोन किया कि सर आपको याद होगा कि मैंने एक बार टाटा ग्रुप का रिफ्यूज़ किया था, बट इसलिए नहीं कि मैं टाटा ग्रुप में नहीं आना चाहता था, ये मेरी ड्रीम कंपनी है, बट मैं अपनी मेहनत, अपनी एबिलिटी से आना चाहता था। और रतन टाटा ने मुझे अपने यहाँ इन्वाइट किया, हम लोगों ने डिनर साथ किया, और उसके बाद से हम लोग कई बार मिलते रहे। मिस्टर रतन टाटा एक बहुत बड़े लेजेंड थे, और मेरा सौभाग्य था कि उसके बाद मैंने टाटा ग्रुप में उनके साथ कई बार काम करने का मौका मिला, और मैं कॉर्पोरेट में आगे बढ़ता रहा, तो अभी एक लीडरशिप पोजीशन पे हूँ टाटा ग्रुप में। एंड आई थिंक इसके सारे वैल्यू सिस्टम, सारी क्वालिटी मैं वही अपने कारगिल, यूनिट, रेजिमेंट, स्कूल, इन सबको देना चाहूँगा, ना कि एमबीए और मिशिगन। तो मुझे टाटा ग्रुप की तरफ से मिशिगन भी जाने का मौका मिला, जो सीनियर लीडरशिप कोर्स था, जो वहाँ पे अपने टॉप परफॉर्मर को भेजते हैं। लेकिन आई थिंक जो वैल्यू सिस्टम है, जो सक्सेस है, क्या है सर ऐसा वैल्यू सिस्टम? मतलब व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपको जो लगा कि आर्मी ने या फोर्सेस ने जो सिखाया, यूनिफॉर्म ने जो सिखाया, एंड वो कॉर्पोरेट में भी आपको उतना ही काम आया। सो 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं मानता हूँ कि विच आर लाइक पिलर इन माई लाइफ। फर्स्ट इज नेवर गिव अप। मतलब मुझे ये लगता है कि बाहर लोग थोड़ी सी भी फेलियर होती है तो वो छोड़ देते हैं चीज़ें, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आई थिंक आर्मी में मैंने हमेशा सीखा है कि तुम्हें इनिशियल फेलियर मिल सकती है। टोलो लिंक पे भी हमारे इतने सारे अटैक सफल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे। क्वेश्चन ये था कब और कैसे, क्या प्लानिंग करनी है। तो आई थिंक एक क्वालिटी जो मैं हमेशा करता हूं, अगर फेलियर मिलती है, बट फेलियर ओनली मोटिवेट मी टू वर्क मोर हार्डर। और ये खाली मेरा नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स कैरी दिस particular quality. And the second quality is the teamwork. Most of the time when we go out, हम सब अपने अपने लिए आगे बढ़ते हैं, मेरे इंडिविजुअल क्या आ रहे, मुझे इंडिविजुअल क्या करना है। बट हमें एकेडमी में, आर्मी में, हर जगह ये सिखाया गया कि योर टीम फर्स्ट कम्स देन योर ओन सक्सेस, राइट। तो टीम की जो सक्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एक पीक पे अटैक कर रहे हैं या एक ऑपरेशन कर रहे हैं, डज नॉट मैटर कि किसने क्या किया, अगर हम सक्सेसफुल एज ए टीम नहीं होंगे, एज ए यूनिट, हम सब अपनी यूनिट्स में इतना प्राइड लेते हैं, तो टीम वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसने मुझे कॉर्पोरेट में भी बहुत सक्सेस हेल्प किया। एंड थर्ड इज द सेंस ऑफ पर्पस। आई थिंक यू नो, इफ यू आर जस्ट डूइंग ए वर्क जस्ट टू अर्न योर सैलरी, कि भाई मुझे तनख्वाह मिल जाए मैं वापस आ जाऊं, वो आपको उतना मोटिवेट नहीं करेगा। बट अगर आप एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ काम कर रहे हो, राइट, लड़ाई में आपको एक पीक जीतनी है, यूनिट में आपको एक असाइनमेंट पूरा करना है, कॉर्पोरेट में भी आपको काम करना है, वो पर्पस आपकी लाइफ के पर्पस के साथ अलाइन होना चाहिए। तो वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है जो कि। सर कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके लाइफ में, इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, और जब आपने एमबीए के लेसन से यार तू साइड हो जा मैं ऐसे काम करता हूँ तो बहुत, एक बार नहीं, आई थिंक बहुत बार हुआ है कि जब मुझे लगा कि जो हम मैनेजमेंट की थ्योरी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि हर आदमी उसी को यूज कर रहा होता है। इनफैक्ट सर, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो मैनेजमेंट की थ्योरी आपने जैसे बताया ना, कि शायद मैनेजमेंट शुरू ही फौज से हुआ था, एंड जितने प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने जो अपना बेसिक जो मटेरियल लिया या थ्योरी ली, वो सारी फौज से ही ली गई सर। करेक्ट। तो यूएस में अगर आप, जब मैनेजमेंट की थ्योरी बनी थी तो बहुत सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे वो लोग बाहर आए थे, उन्होंने हेल्प किया था स्टडी को डेवलप होने में कि कैसे, व्हाट इज अबाउट लीडरशिप। करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप लीडरशिप और मैनेजमेंट, दे आर टू डिफरेंट थिंग। मैनेजमेंट नाम से ही मैनेज है, चीजों को जस्ट आपको चलाना है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट लीडिंग बाय पर्पस, बाय एग्जाम्पल। एंड लीडरशिप हमेशा, आप लोगों ने खुद देखा होगा लाइफ में,
वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी नहीं होती, वो आपकी पर्टिकुलर लीडरशिप क्वालिटी है कि दूसरे लोग आप में विश्वास करते हैं अच्छा। कि क्या मेरा लीडर, अगर आज कोई डिफिकल्टी होगी, ही विल गो इन फ्रंट, वो सबसे आगे जाके बोलेगा कि मैं बुलेट्स पहले फेस करूंगा, इससे पहले आपको आएगी। डिफिकल्टी है, बट योर टीम विल कम विद यू। एंड ऑन द अदर साइड, इफ एनी रिकॉग्निशन कम, तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपनी टीम को आगे कर सको और उस समय बैक सीट लो। सो लीडरशिप कभी फ्रंट पे जाने के लिए डिफिकल्ट टाइम, और कभी पीछे आने के लिए व्हेन देयर इज ए, जब आपकी टीम ने काम किया। तो जिस दिन आप एक लीडर बन गए, उस दिन आपकी टीम आप में पूरा विश्वास करेगी और आप कोई भी एम, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो। बट जब तक आप मैनेजर हो, आप जस्ट मैनेज कर रहे हो चीजों को। तो आई थिंक कॉर्पोरेट में देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट जो हमें मैनेजमेंट से लीडरशिप में, तो हमें मैनेजर्स नहीं चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए। एंड आई थिंक many of the leaders from the army can do a great job there, and they are doing it. Many of us are doing a great job. सर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते। So मैं जब कॉर्पोरेट में गया, तो जब हम लोगों की मीटिंग्स होती थी, टारगेट्स मिलते थे, तो बड़ा लोगों में एप्रीहेंशन होता था, ओ इतने डिफिकल्ट टारगेट मिल गए, कैसे पूरे होंगे ये टारगेट्स। कस्टमर का होता था, हाउ वी विल फेस द कस्टमर। तो उस समय मैंने कई बार अपनी जो मैनेजमेंट की थ्योरीज थी उसको हटा के मैंने अपने आर्मी स्टाइल में काम किया। और मैं एक बताता हूँ, जब मैं विप्रो में था तो हमारा एक कस्टमर होता था, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, इट वाज ए फॉरेन कस्टमर। तो क्या हुआ कि हमारे डेटा सेंटर में जो हम उनकी सर्विसेज मैनेज कर रहे थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट मेरी जो टीम थी, और उस समय तक मुझे पता नहीं था, उन्होंने उन चीजों को छुपाया, उसको बताया नहीं होगी। जैसे ही कस्टमर को पता चलेगा बहुत गुस्सा हो जाएगा, और वो पीछे ट्राई कर रहे थे। बट ऑब्वियसली चीजें खराब होती जाती थी, कस्टमर पूछता जा रहा था। तो सडनली एक दिन चीजें उस पर आ गई कि कस्टमर ने बोला कि अब मैं अपना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको दिया है, मैं टर्मिनेट कर रहा हूं। इट वॉज $1 million, few $1 million कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने सीधा फ्लाइट ली और बेंगलोर में जो उनके सीईओ बैठते थे। आप किस अपॉइंटमेंट में थे सर? मैं उस समय हेड कर रहा था प्रोजेक्ट्स को विप्रो में। ओके। तो वो मेरी एक टीम थी जो उनके साथ काम कर रही थी, बट उन्होंने मुझे भी, क्योंकि उस समय मेरे पास तो 100 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था कि कंडीशन यहाँ तक आ गई। उन्होंने मुझसे भी चीजें थी जो थी। फिर मैंने सबसे पहले अपने टीम लीडर को बुलाया, उसने माना सर ये चीजें थी, बट अगर हम कस्टमर को बताते तो हमें लगा कस्टमर जा सकता है, पहले चला जाएगा 1 मिलियन लेके। तो मैंने बताया नहीं, और मैं कोशिश कर रहा था। उसने बताया क्या क्या उसने कोशिश करी, और कस्टमर तो इसलिए भी गुस्सा था कि ये चीजें डेटोरेट हो गई। तो मैंने सीईओ के साथ सीधा मीटिंग मांगी। सीईओ वाज फ्यूरियस। वो 5 मिनट, तो कहते ना लिसनिंग स्किल होना चाहिए, मैं जस्ट सुनता रहा उसकी, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यस गलती आप बताइए। उसने हमें पूरी चीजें बताई। देन आई टोल्ड हिम कि सर जो भी आपने अभी तक देखा ये एक मैनेजमेंट था, अभी मैं एज ए आर्मी ऑफिसर मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, दिस इज माय प्लान। ये हमारी टीम की कमी है जो उन्होंने आपको नहीं बताई है, ये मेरा एक्शन प्लान है, और मैं आपको कुछ हमने उन्हें 6 वीक का टाइम दिया था, 6 वीक में वी विल डू दिस। तो अभी जो आपने टर्मिनेट किया है, जस्ट गिव मी 2 months टाइम। तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि आप में अगर आपका सीईओ भी आता, मैं ये डिसीजन नहीं चेंज करने वाला था, लेकिन यू एज ए आर्मी ऑफिसर, व्हाट यू आर गिविंग योर वर्ड्स, आई विल चेंज दिस डिसीजन। यू नो, आई कुड सी व्हेन यू हैव गॉट कन्विक्शन एंड ट्रुथ। तो उसने वो डिसीजन चेंज किया। 2 महीने के अंदर हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट जा रहा था उसने हमें एडिशनल अपना यूरोप का बिजनेस भी दिया, और हमारा वो अकाउंट 3 times ग्रो हुआ। So this is how you can change the thing, but you need ensure that they believe in you. Correct. And you are worthy of that trust. So I think that trust is another factor which you have to build. हम लोगों को अपने लाइफ में लाना होगा। ट्रस्ट का डेफिशिएंट बहुत हो गया है। तो इनफैक्ट फिर जब ये हुआ, मुझे काफी लोगों ने बोला कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं बताते लोगों को। तो मुझे लगा कि एज ए फौजी, मैं देश तो मेरे अभी भी सामने आता, तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। तो फिर मैंने काफी कॉलेजेस में जाना शुरू किया, मैं लोगों को मोटिवेट किया, स्टूडेंट्स को किया। बहुत कंपनी से मेरे पास अभी भी आता रहता है कि यू टेल अस की लीडरशिप कैसे। तो मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर किए, टेड टॉक किए, और इनफैक्ट
मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी इस एंडेवर में, अच्छा, तो उन्होंने हमारी लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी, और नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। अमेजिंग सर। हमने ये लिखा था कि शायद हम अपनी जर्नी बता रहे हैं, शायद कोई मोटिवेट हो, लेकिन लोगों को इतना टच किया कि ये अमेजोन में नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई बुक। और अभी इसके ऊपर मूवी बनने का प्लान हो रहा है, तो शायद आप 1-2 साल में इसके ऊपर मूवी भी देखेंगे। क्या बात है सर। बट एम इज ओनली दैट वी जस्ट वांट कि अगर हमने कुछ डिफिकल्ट पीरियड देखा है तो दूसरे उस डिफिकल्टी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एंड जस्ट कि हम अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं, चाहे हम यूनिफॉर्म में हो या हम उसके बाहर हो। आप एक तरीका निकाल सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, और अगर ये फीलिंग हमारे देशवासियों में है तो हमारा देश सबसे ऊपर होगा हमेशा। बट जस्ट कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। अमेजिंग सर। सर, मैम के चैलेंजेस में से सबसे यूनिक चैलेंज आप क्या बताएंगे? अब आस्किंग फ्रॉम द बुक सर। तो सबसे यूनिक चैलेंज तो ये था कि जब हम नई नई शादी हुई थी और मेरी वाइफ टोटल सिविल बैकग्राउंड से थी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मुझे पोस्टिंग पे भेजा गया, मैं कैसे बताऊं सडनली, बिकॉज मैं फिरोजपुर में था, प्लान ये था अभी 2 साल फिरोजपुर में रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा 5 दिन के अंदर गेस्ट हाउस से पोस्टिंग आ गई तंगमर्ग गुलमर्ग। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, CI ऑप्स है, चलता है, आता रहेगा। तंगमर्ग गुलमर्ग में पहुंचे, मुश्किल से 15-20 दिन बाद कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई, एंड आई वॉज इन पीक ऑफ इट। तो ऑब्वियसली एज ए फौजी मैं तो ट्रेन हूं इसके लिए, और मैं तो प्रिविलेज हूं, मुझे बहुत प्राउड था कि मुझे वॉर में जाने का, बट मैं अपनी वाइफ को कैसे बताऊं? तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था हम ट्रेनिंग पे गए, आई नेवर टोल्ड कि मैं लड़ाई में हूं। उन्हें न्यूज़ वगैरह में आइडिया नहीं लगा? तो बात हुआ ये कि वो देहरादून में थी, जब लड़ाई शुरू हो गई तो देहरादून में के तो बहुत लोग थे, तो वहां पे बॉडीज आने लगी वहां पे। और एज ए वाइफ जब आवा की जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो उसमें सारी ऑफिसर्स की वाइफ जिसके यहाँ भी कुछ कैजुअलिटी होती थी, सब लोग जाते थे। जवान हो, ऑफिसर की वाइफ, जैसे मेजर विवेक गुप्ता की बॉडी भी देहरादून पहुंची थी, उनकी वाइफ AMC में थी, तो उसको ये सपोर्ट सिस्टम था उनका। तो जब ये सब कुछ चल रहा था, थोड़ा बहुत उसको आइडिया लग गया था कि ये ट्रेनिंग इस समय कौन सी ट्रेनिंग हो रही है जब पूरी देश में लड़ाई चल रही है, बट मैं बता नहीं सकता था। लेकिन जब हमने टोलोलिंग जीता, जैसे ही हम नीचे आए, बरखा दत्त खड़ी थी, बरखा दत्त ने हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा उस इंटरव्यू में कैप्टन विक्रम बत्रा भी आए थे, पॉइंट जिसमें उन्होंने बोला था दिल मांगे मोर। मैं भी उस इंटरव्यू में था, टू राजरिफ के लोग भी थे। और इंटरव्यू में हम जस्ट टोलोलिंग का जितना बता सकते थे थोड़ा सा बताया था कि हमने ये पीक वो फतेह कर लिया है, वो टीवी पे टेलीकास्ट हो गया और उसने मुझे टीवी में देखा। ये तो अच्छी ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग चल रही है। She was this thing, फैकल्टी इन अरीना मल्टीमीडिया, तो सारे बच्चे भी थे, सब थे टीवी में, सब पूरी दुनिया उस समय टीवी के सामने बैठी रहती थी। तो सबने बोला सर ये है, आपको ट्रेनिंग में बोल रखा है वो करके। सो बट आई थिंक व्हेन कोई भी एक लेडी, कोई भी एक गर्ल जब आर्मी में आने का सोचती है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर से शादी करनी है, तो मेंटली वो प्रिपेयर्ड होती है उस चीज के लिए। तो उसने मुझे बोला जब हमारी अगली बार बात हुई, और मैं यही बोल रहा था हाँ ट्रेनिंग ठीक चल रही है, थोड़ी लंबी ट्रेनिंग थी, तो पिछले 10 दिन से मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि हम टोलोलिंग पे थे उस समय। तो उसने बोला मुझे पता है कि आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट यू डू योर जॉब, जस्ट याद रखना कि somebody is वेटिंग फॉर यू। तो वो डिफिकल्ट था कि उस लेडी के लिए जो भी नई आई है, उस चैलेंजेस को खाली यहाँ से नहीं, समाज से चैलेंजेस होते थे, सोसाइटी का होता था। आप एक फ्यूनरल में जा रहे हो, आप एक लेडी को सपोर्ट कर रहे हो, उसको दे रहे हो, आपको नहीं पता कल आपका हस्बैंड भी यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोग जो फेस करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग की जो फैमिली फेस करती है, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। बट सर आई थिंक मुझे लगता है कि शायद जो आर्मी वाइफ्स एंड फैमिलीज हैं वो भी उतनी ही स्ट्रांग है जितने हम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से शायद हम लोग भी अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स वो आपको वो हौसला नहीं देंगे कि आप आगे काम करो, तो आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपका दिमाग फिर हमेशा पीछे, आपका दिमाग वहाँ रहेगा। वो बोलते हैं हम यहाँ सब संभाल लेंगे, आप देश के लिए अपना फर्ज निभाओ। तो आई थिंक देश की सेवा में मैं वही बोलता हूँ कि नेशन शुड कम फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, चाहे वो एक आर्मी वाइफ हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो या लार्जर सोसाइटी हो, राइट। हर किसी को अगर देश के लिए आगे रखे तो हम अपना रोल निभा सकते हैं। सर हमारे चैनल के कुछ मेंबर्स हैं और वो हमसे
पूछते हैं कि जब भी गेस्ट आएँ तो आप हमसे पूछा करिए कि क्या पूछना है, एंड हम व्हाट्सएप के थ्रू उनसे क्वेश्चंस मांगते हैं। बिल्कुल। एक मेंबर हैं सर गगन के नाम से, हाँ। उन्होंने पूछा है कि क्या कारगिल जैसी लड़ाई फिर से हो सकती है, कि सिंदूर अलग था, हाँ। तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि फिर से कुछ कारगिल हो? मुझे लगता है एग्जैक्ट कारगिल जैसी लड़ाई हो पाएगी दोबारा, क्योंकि कारगिल की लड़ाई जिस समय था उस समय हमारी सैटेलाइट्स की जो कैपेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमने जो एनिमी ने धीरे धीरे इंट्रूजन किया वो कर दिया और उन्होंने एक लिमिटेड ऑफेंसिव वॉर में रखा। वो इस क्षेत्र में तो अब हम लोगों ने इतना सर्वेलेंस किया नहीं हो पाएगी, हाँ, लेकिन सेम तरीके से किसी लिमिटेड ऑफेंसिव इस तरह का ऑपरेशन किसी और एरिया में डेफिनेटली पॉसिबल है। सियाचिन में हो सकता है या किसी और एडजेसेंट में। देखिए, एनिमी हमेशा अलग अलग करेगा और आज की डेट में फुल फ्लैश वॉर होना बहुत मुश्किल है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी आपने देखा, लिमिटेड वॉर थी, लिमिटेड इंटेंसिटी के साथ लड़ी गई। तो स्लोली वी विल सी इस तरह की वॉर फेयर ज़्यादा फ्यूचर में होंगी, जो कि मिसाइल, ड्रोन और इनकी तरह लड़ी जा रही हैं। बट लिमिटेड ऑफेंसेस को आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें एनिमी एक प्लान करके आपका एक स्पेसिफिक एरिया कैप्चर कर ले और उसके बेस पे आपसे निगोशिएट करे या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले ले। बट ये सी की तरफ से भी हो सकता है और माउंटेन की तरफ से भी हो सकता है। यू नेवर नो सरप्राइज कहां से आ सकता है। बट हम तब भी तैयार थे सर, मतलब कारगिल में भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सिंदूर में भी दिया गया। बट यस, मुझे लगता है इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है। अगर इवन इफ हमें इनिशियल सेटबैक हुआ तो इतना हर कंट्रीमैन को, हर इंडियन को विश्वास होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसा भी दुश्मन हो, आप अपने देश में आराम से सो सकते हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज भी आपके सैनिक फौजी उन सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सो फ्रीडम इज नॉट फ्री। आज भी उस फ्रीडम को जो हम सब एंजॉय कर रहे हैं, आपके सोल्जर्स, आपके सैनिक, आपके नौसैनिक और आपके एयरफोर्स वाले उसका प्राइज अदा कर रहे हैं। तो हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए अपनी आर्मी के लिए। बट यस, यू आर सेफ ऑलवेज टिल द टाइम इंडियन आर्मी इज वॉचिंग द बॉर्डर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आज विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीबडी एंड सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव हार्ट जो आज हमारे साथ नहीं हैं। आप जैसे हीरोज हैं जो आज हमारे साथ हैं और कारगिल का हिस्सा थे सर, एंड इवन द फैमिलीज जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय हिंद सर।